हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये सीरीज 32 का क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। यह क्वेश्चन जो है लखनऊ डिवीजन का यह क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम 21/1/2023 को यह एग्जाम हुआ था। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज में आप लोग भाग ले सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोंच का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात एलएचबी कोंच का एलएचबी का यह फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका होता है लिंक हाफमैन बोस, जो आप बी नंबर में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल और जनरल क्वेश्चन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो क्वेश्चन आप लोग को समझाने वाला होगा मैं खुद ही समझाऊंगा एकदम डिटेल में, आप वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो है एलएचबी का यानी आप जान लिए। इसी में एक और पूछता है फिएट का, ठीक है ना, फिएट का, तो इसका हो जाता है फेब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो एलएचबी में इसका दो यानी एलएचबी का और फिएट का यह फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है ना, तो फेब्रिका इटालियन ऑटोमोबाइल डी टोरिनो, देखिए टी है लास्ट में लेकिन डी टोरिनो लिखता है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एलएचबी कोच की बड्डी की लंबाई कितना होता है। ठीक है, तो बड्डी की लंबाई जो है 23,540। देखिए 23,540 इस टाइप से बोलना चाहिए, लेकिन जब आप लोग की तरह हम जब याद करते थे 23,540 इस तरह याद करते थे। तो आप जैसे याद करें आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यह जो है सी नंबर 23,540। तो देखिए यह डायमेंशन वाला मेरा वीडियो या पीडीएफ जाकर पढ़ेंगे, जो भाई पीडीएफ लिए हैं पीडीएफ पढ़ेंगे या वीडियो भी देखेंगे। डायमेंशन वाला मैंने वीडियो बना दिया है। तो इसमें जितने भी एलएचबी कोच का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई जो भी है, जो जनरल क्वेश्चन है एकदम सबको लगभग लगभग याद ही रहता है। लेकिन उसी डायमेंशन में से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो याद है लेकिन उतना दिमाग पर नहीं रहता है, उसको मैं आज बता देना चाहता हूँ। लेकिन तत्काल ये पहले जान लीजिए एलएचबी का, ये केवल बॉडी का लंबाई यह पूछा है, अर्थात सीबीसी का नहीं पूछा है। ठीक है, जिसे मान लेते हैं कि यह कोच हो गया, तो इसका यह लंबाई पूछा है, तो यह हो गया 23,540। लेकिन यहाँ पर जब सीबीसी लग जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक अगर क्वेश्चन अगर करता है तो यह हो जाता है 24,000। ठीक है ना, कितना हो जाता है 24,000 mm। ठीक है, लेकिन इसका केवल बॉडी का अगर पूछता है तो 23,540 mm हो जाता है। ठीक है ना, केवल बॉडी का। लेकिन यह इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। बाकी जो है रेल लेवल से मतलब ऊंचाई 3 टायर के अतिरिक्त जो है 40-39 होता है, और रेल लेवल से ऊंचाई 3 टायर एसी का जो होता है 42-50 होता है। ठीक है ना, तो ये सब जनरल क्वेश्चन है जो जल्दी सब लोग को याद है कि बफर का या सीबीसी का ऊंचाई कितना होता है, अधिकतम 1105, न्यूनतम 1030, 100 1090, ये सबको याद है। ठीक है ना, तो मैं वैसे अभी बताने का मैं प्रयास करूंगा जो याद है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज में है। जैसे जैसे सीबीसी की गैदरिंग रेंज कितना होता है। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ भी एक गाड़ी है और यहाँ एक सीबीसी है, तो इसमें जो है आपको गैदरिंग जो होता है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, इसका गैदरिंग रेंज, तो गैदरिंग रेंज जो है आप मेरी आवाज़ को सुनकर विशेष लिखने का प्रयास करेंगे और एक कॉपी कलम लेकर ही मेरा वीडियो देखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो ये बात बोलता हूँ। ठीक है, तो गैदरिंग रेंज जो है मैं जी केवल लिख देता हूँ। गैदरिंग रेंज जो है पहले हॉरिजॉन्टल लिख लीजिए, हॉरिजॉन्टल तो 110 mm होता है। ठीक है, और वर्टिकल गैदरिंग रेंज जो हो जाता है 90 mm हो जाता है। कितना होता है 90 mm हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो गैदरिंग रेंज जो होता है, गैदरिंग जो हलचल जो होती है आगे पीछे जो करता है ढका ढकर, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ एलएचबी का। ठीक है, अब सीबीसी स्ट्रोक, सीबीसी स्ट्रोक जो है, यहाँ पर सीबीसी स्ट्रोक जो है इसमें दो क्वेश्चन आता है स्ट्रोक में, एक कंप्रेशन और एक टेंसाइल। ठीक है, ये डायमेंशन वाला जितना भी है आप लोग को ऊपर में जितना है जो रनिंग रहता है सबको याद है, हम जान रहे हैं। कुछ थोड़ा बहुत मतलब लेकिन ये जो बता रहा हूँ ये भी आप लोग को याद है लेकिन थोड़ा हम जान रहे हैं कंफ्यूज में है। ठीक है, तो टेंसाइल जो है दो तरह का पूछता है, कंप्रेशन कम, इतना ही क्वेश्चन करेगा कि सीबीसी का स्ट्रोक बताइए, तो स्ट्रोक में क्वेश्चन अगर कंप्रेशन लगाया है, कंप्रेशन, ठीक है, तो उसका हो जाएगा 80। ठीक है, कंप्रेशन में अगर लिखे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, अगर टेंसाइल पूछता है,
टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रोक कितना होता है, तो यह 58 mm मारिएगा। ठीक है, टेंसाइल पूछेगा, सीबीसी स्ट्रोक टेंसाइल अगर पूछता है तो 58 mm मारिएगा। देखिए बहुत सारे अंक हम लिखेंगे, mm छूट जाएगा, सब में समझिएगा कि mm लगा हुआ है, शायद किसी में हम mm नहीं लिखे। ठीक है, तो अगर कंप्रेशन अगर पूछता है तो 80 मारिएगा, टेंसाइल पूछता है तो 58 मारिएगा। ठीक है, और सीबीसी का सपोर्टिंग डिवाइस की ऊंचाई, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा। देखिए यहाँ जो सीबीसी लगा रहता है तो यहाँ पर एक सपोर्टिंग डिवाइस लगा रहता है, जिसके ऊपर जो है सीबीसी लगा रहता है, जो सीबीसी को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, कहने का तात्पर्य है ऊपर जो लोडिंग, मतलब कि ऊपर से वजन वर्टिकल भी यह जो है सपोर्ट करता है। तो इसका जो है ऊंचाई क्वेश्चन पूछ देता है कि सपोर्टिंग डिवाइस का ऊंचाई कितना होता है। ठीक है ना, तो इसका ऊंचाई कितना होता है, तो लिख लीजिए 187.5, 187.5। क्या चीज का ऊंचाई, सीबीसी सपोर्टिंग डिवाइस की ऊंचाई। ठीक है, ये लिख लीजिए। ठीक है, और लेटरल बम्प स्टॉक क्लियरेंस ये भी पूछता है, लेटरल बम्प, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे लेटरल बम्प स्टॉक क्लियरेंस। बम्प स्टॉक जो है आप लोग रटते होंगे, लेकिन शायद आप लोग को मालूम नहीं होगा कि बम्प स्टॉक कहाँ होता है। तो बोगी फ्रेम जो होता है ना, बोगी फ्रेम यहाँ पर जो है सेंटर जो होता है, सेंटर यहाँ पर जो इस तरह लगा रहता है, तो यहाँ पर देखिएगा कि एक रबड़ का पैकिंग टाइप के रहता है। ठीक है ना, इसी को बम्प स्टॉक कहा जाता है, जहाँ पर यहाँ पर सेंटर होता है और यहाँ पर सेंटर लीवर जो होता है, तो सेंटर लीवर के साइड में इधर और इधर भी देखिएगा। ठीक है, एक रबर टाइप का होता है। ठीक है, यह उल्टा बन गया है, इस टाइप से होना चाहिए, इसे ऐसी होना चाहिए। ठीक है, तो इस रबर यहीं पर एक बम्प स्टॉक होता है। ठीक है, लेटरल एवं लॉन्गिट्यूडनल, इसे जो है या लेटरल हो गया या लॉन्गिट्यूडनल हो गया। ठीक है, तो लेटरल बम्प स्टॉक क्लियरेंस जो है कितना होता है, हम एल लिख देते हैं, आप लोग रट लीजिएगा लेटरल, तो वो 25 ± 5 mm होता है। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूडनल अगर पूछ देता है, लॉन्गिट्यूडनल एल जी हम लिख देते हैं लॉन्गिट्यूडनल, तो यह हो जाता है 8 + 5 - 2 mm, +2 + 5 - 2 mm। ये जो है हम जान रहे हैं, तो आप लोग को याद है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज में है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो देखिए वही क्वेश्चन हम बताएंगे जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जानकारी के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं पीडीएफ जो भी देता हूँ एग्जाम के दृष्टि से देता हूँ, और वीडियो भी बनाता हूँ, तो मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताने के लिए बहुत सारे जानकारी है, बताएंगे तो वीडियो बहुत सारे लंबे हो जाएंगे, लेकिन जो भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, जो पूछा जाता है, इसलिए आप लोग कॉपी में 100% नोट कर लेंगे। तो ये हो गया आपको लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल हो गया बम्प स्टॉक क्लियरेंस। ठीक है ना, लिखिएगा लेटरल बम्प स्टॉक क्लियरेंस 25 ± 5 और लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉक क्लियरेंस 8 + 5 - 2 mm। ठीक है, उसके बाद में लिखिएगा ये तो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर, तो आप जान ही रहे हैं कि एलएचबी का ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जो है आपको 3 kg होता है। ठीक है, लेकिन वही आईसीएफ में 3.8 हो जाता है। ठीक है, और एक एक और आप लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि एलएचबी कोच का, जैसे मान लेते हैं कि यह कोच हो गया, कोच का रेल स्तर से न्यूनतम ऊंचाई, ये सीबीसी की ऊंचाई नहीं कर रहा हूँ, न्यूनतम ऊंचाई, तो कोच के अंदर बहुत सारे पार्ट लगे रहते हैं, उसकी ऊंचाई मतलब रेल स्तर से कितना होता है, तो ये जो हो जाता है 102 mm होता है। रेल लेवल से कोच की न्यूनतम ऊंचाई 102 mm। ठीक है, ये भी आप लोग कंफ्यूज में रहते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद कर लेंगे। एक तो आपको मैंने बता दिया कि लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉक क्लियरेंस। एक और उसमें क्वेश्चन आता है, दिमाग पर अभी आया है, सेकेंडरी बम्प स्टॉक क्लियरेंस। लिख लीजिएगा यहाँ पर, सेकेंडरी बम्प स्टॉक क्लियरेंस। लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल मैंने बताया है, लेकिन एक और दिमाग पर अभी आ गया, क्या और क्वेश्चन एक पूछता है, सेकेंडरी बम्प स्टॉक क्लियरेंस। ठीक है, यह कितना होता है, सेकेंडरी बम्प स्टॉक क्लियरेंस ये होता है 95 + 0, यहाँ पर हाइफन दे दीजिए, -5 mm। ठीक है ना, सेकेंडरी बम्प स्टॉक क्लियरेंस। लॉन्गिट्यूडनल एवं लेटरल तो लगभग सब लोग को याद होगा, लेकिन यहाँ पर हमने बताया कि सेकेंडरी बम्प स्टॉक क्लियरेंस। ठीक है ना, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और रेल लेवल से कोच फ्लोर की ऊंचाई, मतलब टेयर कंडीशन में ये भी कहीं कहीं पूछ देता है, तो यह जैसे कि न्यूनतम 1030 जो होता है, तो
वो लोडेड कंडीशन के लिए है, ठीक है, और इम्पीटी कंडीशन में 1105, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन कर देता है कि रेल लेवल से कोच फ्लोर की ऊंचाई, सीबीसी की ऊंचाई नहीं, वो जो होता है सीबीसी की ऊंचाई होता है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है फ्लोर की ऊंचाई, ठीक है। एयर कंडीशन में खाली स्थिति में तो सीबीसी, देखे सीबीसी की ऊंचाई तो आपको 1105 हो जाता है अधिकतम, ठीक है। और लोडेड कंडीशन में सीबीसी की ऊंचाई 1030 हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है फ्लोर की ऊंचाई, ठीक है ना। फ्लोर की ऊंचाई कितना होता है, तो ये आप मारेंगे 1303 mm, ठीक है ना, फ्लोर की ऊंचाई, समझे कि नहीं। तो ये सब डायमेंशन वाला मेरा मतलब वीडियो या पीडीएफ जा करके पढ़ेंगे तो वहां पर जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी सब क्वेश्चन आगे मिलेगा, हम सब पीडीएफ दिए हैं आप लोग को, ठीक है ना। तो इसमें कोई जितना भी रनिंग वाला क्वेश्चन है कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो आ गया डायमेंशन वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, और क्या लिखा है आगे 3 नंबर में, इसको मिटा दीजिए। 3 नंबर में कि एलएचबी कोच की ऊंचाई गति क्षमता, यानी एलएचबी कोच की गति पूछ रहा है, स्पीड या पूछ रहा है। तो एलएचबी का स्पीड जो है, देखिए पहले आंसर मार दें हम, 160 से 200 किलोमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि 160 से 200 क्यों लिखा है, ठीक है। तो 100, देखिए 200 किलोमीटर, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका स्पीड 160 किलोमीटर निर्धारित किया गया है, ठीक है। लेकिन इसको हम मॉडिफाइड करके हम 200 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रैक को देखते हुए 160 किलोमीटर ही चलाने का मतलब अनुमानित मतलब निर्धारित किया गया, ठीक है। लेकिन जब इसकी टेस्टिंग हुआ था, क्वेश्चन आता है कि टेस्टिंग के समय एलएचबी कोच का स्पीड जो है कितना किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाकर टेस्टिंग किया गया था। तो टेस्टिंग के लिए 180 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चला करके इसको टेस्ट किया गया था, लेकिन निर्धारित किया गया था 160 किलोमीटर निर्धारित किया गया है, और मॉडिफाइड करके हम 200 किलोमीटर तक हम चला सकते हैं। जहां तक विश्वास है कि इसमें का कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए D1 D2 D3 जब भी यह क्वेश्चन आता है मैं इसके बारे में डिटेल रूप से मैं बताता हूं हमेशा, ठीक है। इसलिए बताता हूं हमेशा जब भी यह क्वेश्चन आता है, जो भाई अगर मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको रटा जाए एकदम, ठीक है ना। मेरा मकसद रहता है कि आप लोग क्वेश्चन वीडियो देखते में ही कंफर्म हो जाए और रट लें। एक बार दो बार अगर कॉपी भी देखें तो उस समय और ज़्यादा आप लोग कंफर्म हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन को जब भी वो क्वेश्चन सामने आता है तो उसको बार बार एकदम डिटेल में बताते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए पहले हम यहाँ पर लिखते हैं एलएचबी, ठीक है। एलएचबी में होता है D1 D2 D3, ठीक है। और आईसीएफ में होता है ये शेड्यूल ABC, इस टाइप से होता है। इसमें होता है D1 D2 D3, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले D1 पर, ठीक है। यहाँ पर D1, यहाँ पर D2 और यहाँ पर हम D3 लिख देते हैं, ठीक है। तो D1 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्ट शेड्यूल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिप्ट शेड्यूल, ठीक है। तो ट्रिप्ट शेड्यूल क्या होता है कि आफ्टर एवरी ट्रिप मतलब कि आफ्टर एवरी ट्रिप का मतलब हो गया कि जितना बार वह चक्कर लगा करके ट्रेन आएगा जहां भी अपने गंतव्य स्थान से, तो उसको हम चेक करेंगे, ठीक है, रनिंग में। तो वो D1 में किया जाता है, ठीक है। और D2 जो है इसको हम लोग बोलते हैं मंथली शेड्यूल। D2 को हम लोग मंथली शेड्यूल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मंथली शेड्यूल का मतलब हो गया मंथली मतलब कि 30 दिन, ठीक है, 30 दिन। और इसमें होता है प्लस माइनस 3 दिन, ठीक है, 3 दिन, ठीक है। तो इसमें वैसे मतलब कि ये तो आप आफ्टर एवरी ट्रिप के में वैसे पार्ट कुछ इस तरह भी अगर दिमाग मेंटेन आप लोग कर ले तो लगभग 80% क्वेश्चन आप लोग का सही हो जाएगा। कि वैसे मतलब चीज को D1 में चेक किया जाता है जो ज्यादातर के मतलब कि रिक्सी है, कहीं मतलब गाड़ी फेल ना हो जाए या रुक ना जाए तो उसको पहले तत्काल चेक किया जाता है, ठीक है ना। और D2 में जो है उससे थोड़ा कम, अगर थोड़ा देर के लिए दिमाग में रखे कि हाँ ये चलेबुल है, या उतना जल्दी ये चीज खराब नहीं होता है, तो उसको मतलब कि D2 में हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। और D3 जो है हाफ ईयरली शेड्यूल इसको बोलते हैं, हम लिख देते हैं शॉर्ट में हाफ ईयरली शेड्यूल भी हम इसको कहते हैं। अर्थात हाफ ईयरली का मतलब हो जाता है 6 माह, ठीक है। तो 6 माह प्लस माइनस 15 दिन, ठीक है, 15 दिन प्लस माइनस 15 दिन। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि देखिए हम एवरी ट्रिप 1 महीना और 6 महीना तो याद रहता है, लेकिन 3 दिन और 15 दिन में कंफ्यूज लोग कर जाते हैं,
ठीक है ना। इसलिए 3 दिन 15 दिन भी याद रखेंगे, जिसमें 6 माह है उसको 15, जिसमें 30 दिन है उसमें 3। ठीक है, यह हमेशा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो यह हो गया हाफ ईयरली D3। तो उस वैसे पार्ट को इसमें चेक करते हैं जो जल्दी खराब नहीं होता है, जैसे 16 बार को चेक करते हैं D3 में, 16 बार जल्दी नहीं टूटेगा। ठीक है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे पार्ट है, उस तरह बताएं और वीडियो लंबे हो जाएंगे, लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि D3 में वैसे चीज को चेक किया जाता है जो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। ठीक है, तो उसको 6-6 महीना पर चेक करते हैं। जो जल्दी जल्दी खराब होता है, रिक्स होता है, उसको D1 में चेक करते हैं। तो ये हो गया D1 D2 D3। उसके बाद में LHB कोच में आता है SS1, SS1, SS2 और SS3 का नंबर आता है। ठीक है, तो SS1 हम कब करते हैं, 1.1/2 ईयर। SS2 कब करते हैं, तो 1.5 साल हो गया, या 3 ईयर, इसके दूना कर दीजिए, या 6 ईयर हो गया। ठीक है, अब किलोमीटर को भी दूना करते जाइए, ये 6 लाख है किलोमीटर, इसको भी दूना कर दीजिए, 12 लाख किलोमीटर, इसको भी दूना कर दीजिए, 24 लाख किलोमीटर। ठीक है, 24 लाख किलोमीटर। तो SS1, SS2, SS3। तो आपको मैं बार बार बताता हूं कि याद करने का तरीका यह है कि लाइनिंग में याद कीजिएगा तो शायद आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे याद कीजिएगा, SS1, SS2, SS3, 1.5, 3, 6 ईयर, यानी जब साल पूछे तो 1.5, 3, 6, और किलोमीटर पूछे तो 6, 12, 24, यानी 6 लाख किलोमीटर, 12 लाख किलोमीटर और 24 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपको LHB के लिए। ठीक है, ये सब याद करने का तरीका है। ठीक है, इस तरीका से आप लोग याद करें, 6, 12, 24, 1.5, 3, 6। ठीक है, 1.5, 3, 6 ईयर, 6, 12, 24 लाख किलोमीटर, यानी SS1, SS2, SS3। इस हिसाब से आप लोग याद करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको LHB का। अब हम चलते हैं ICF का, इसलिए कि दोनों एक जगह आप लोग लिखेंगे तो आप लोग को याद करने में सहूलियत होगा और कंफ्यूज नहीं करेगा। हमारा मकसद यही रहता है कि कंफ्यूज नहीं करे, क्योंकि कंफ्यूज एक बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है ना, तो उस बीमारी को दूर कर लें। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं ICF। ठीक है, तो ICF के 1 नंबर में क्या होता है, ट्रिप शेड्यूल। इसमें भी 1 नंबर में होता है ट्रिप शेड्यूल। ठीक है, ट्रिप शेड्यूल लिख लीजिएगा। तो ये ट्रिप शेड्यूल में भी इसका होता है भी आफ्टर एवरी ट्रिप। ठीक है, आप लिख लेंगे मेरी आवाज को सुनकर। ठीक है, 2 नंबर में होता है शेड्यूल, हम केवल लिख देते हैं शेड्यूल A, मतलब कि ए शेड्यूल। ठीक है, तो ए शेड्यूल जो होता है 30 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है। और जब भी 30 दिन वाला आएगा उसमें 3 रहेगा, प्लस माइनस 3 दिन रहेगा। ठीक है, और 3 नंबर में आता है मतलब कि शेड्यूल बी। ठीक है, तो शेड्यूल बी जो है इसमें 3 माह, वहां जो है D2 जो है 6 माह का एक बार हो जाता था। ठीक है ना, भले D3, लेकिन इसमें होता है, उसमें है कि एवरी ट्रिप LHB में, और 3 महीना के बार 6 महीना, लेकिन इसमें होता है 30 दिन, 3 महीना, फिर 6 महीना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्लस माइनस पर, क्योंकि जब यहाँ पर 30 था तो 3 दिन प्लस माइनस में था, और जब 20 शेड्यूल जब आएगा तो यह 3 माह हो जाएगा। 3 माह लिखने में थोड़ा परेशानी होता है स्क्रीन पर, आप लोग मेरी आवाज को सुनकर थोड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 3 माह और इसमें प्लस माइनस 7 दिन हो जाता है। जब 3 माह आएगा तो 7 दिन, और 3 नंबर में होता है सी शेड्यूल। ठीक है, तो सी शेड्यूल जब 6 माह आएगा तो इसमें हो जाएगा 15 दिन, प्लस माइनस 15 दिन। इसीलिए मैं कहता हूं कि 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना तो आप लोग को याद रहता है, लेकिन प्लस माइनस वाला याद नहीं रहता है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब जैसे मान लेते हैं शेड्यूल ए ही अगर आपको पूछता है तो 30 दिन तो सब ऑप्शन में रहेगा, लेकिन किसी ऑप्शन में 7 कर देगा, किसी ऑप्शन में प्लस माइनस 15 कर देगा, किसी ऑप्शन में प्लस माइनस 3 कर देगा, चौथा ऑप्शन देगा नॉन ऑफ दीज। आपका माथा चक्री आ जाएगा। तो याद रखेंगे 3, 7, 15। ठीक है ना, 3, 7, 15, 30, 3, 6, इस तरह याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आप अपने ट्रिक से कैसे आपको याद रहता है अपने हिसाब से याद करेंगे। तो ये हो गया LHB के लिए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं ICF के लिए। तो LHB में जो है D1, D2, D3 के बाद में SS1, SS2, SS3 आता है, और इसमें जो है ABCD जो भी है, A शेड्यूल, B शेड्यूल, C शेड्यूल के बाद इसके बाद में इसमें आता है IUH POH की नंबर। ठीक है, IUH POH का नंबर इसमें आ जाता है। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि ICF का IUH जो है आप 9 महीना पर होता है, और POH जो है 18 महीना पर होता है। ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसमें जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन है आ जाते हैं, जैसे नया कोच या OCB, अदर कोचिंग व्हीकल्स, OCB, उसका POH IUH कितना दिन पर होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। तो सिंपल सा आप जान रहे हैं कि ICF कोच का POH जो है POH
पीयूएच जो है 18 महीना पर होता है, और आईयूएच जो है 9 महीना पर होता है। पीयूएच का फुल फॉर्म हो जाता है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, आईयूएच का मतलब होता है इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, ठीक है। तो 9 महीना पर होता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर आ जाए, इसको थोड़ा हम मिटाते हैं, न्यूली बेल्ट यानी न्यू अगर कोई बनता है क्वेश्चन, तो उसका पीयूएच कब होगा, ठीक है। तो इसका पीयूएच नहीं, पहले आईयूएच लिख दीजिए। आईयूएच इसका हो जाएगा आपको 12 माह पर, कितना दिन पर, 12 महीना पर। और पीओएच जो है ये हो जाएगा 24 महीना पर, ठीक है। तो न्यूली बेल्ट रहे या ओसी भी रहे, ओसी भी यानी अदर कोचिंग व्हीकल्स, जो अदर टाइप का कोच है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, आप बोल दीजिएगा कमेंट में कि भाई अदर कोचिंग कौन कौन सा है, कौन कौन सा अदर कोच है। कमेंट सेक्शन में भी आप भी दीजिए कौन कौन सा अदर कोच है, ठीक है। तो उस सबका जो है अदर कोच का आपको 24 महीना पर होता है पीएच, और आईयूएच 12 महीना पर होता है, ठीक है। अब जान लीजिए कि अदर कोचिंग जो है ओसीवी जो है, कौन कौन सा उसमें क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कौन कौन सा कोच आता है। तो पार्सल बैन अपने मेरे आवाज को सुनकर लिखेंगे, लिख नहीं पाऊंगा मैं, बार बार बोलता हूं। पार्सल बैन, ब्रेक बैन, सैलून बैन, सैलून बैन, ठीक है, चाहे सैलून कार भी लिख सकते हैं। इन्फेक्शन कार, इन्फेक्शन कार का जो ट्रांसपोर्टेशन कोड आरए होता है, मैं यहाँ पर आरए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इन्फेक्शन कार, पावर कार, डब्ल्यूसीबी पेंट्री कार, सीडब्ल्यू चेयर कार, सीजेड, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लिख लेंगे, ठीक है। क्या क्या लिखे, पार्सल वैन, ब्रेक वैन, सैलून कार, इन्फेक्शन कार, पावर कार, पेंट्री कार, चेयर कार, इतना जो लिखे, इस प्रकार के कोच का आईयूएच जो है कितना दिन पर होता है, 12 महीना पर होता है। क्या होता है, आईयूएच। और पीओएच जो है 24 महीना पर होता है, ठीक है। ये सब कौन सा क्वेश्चन कोच में आते हैं, ओसीबी में आते हैं, अर्थात अदर कोचिंग व्हीकल्स में आते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में एक और क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए कि राजधानी शताब्दी गरीब रथ मेल एक्सप्रेस का इन सभी कोचों का आईयूएच जो है 9 महीना पर होता है, और पीओएच जो है 18 महीना पर होता है। क्वेश्चन आता है कि राजधानी शताब्दी गरीब रथ एक्सप्रेस का मतलब कितना दिन पर आईयूएच पीओएच होता है, तो आईयूएच जो है 9 महीना पर और पीओएच 18 महीना पर होता है, ठीक है ना। और आईयूएच कहाँ होता है, तो आईयूएच डिपो में होता है। आईओएच कहाँ होता है, क्वेश्चन आता है कि आईओएच कहाँ होता है, तो आईओएच जो है डिपो में होता है। कहाँ होता है, डिपो में होता है। और पीओएच कहाँ होता है, वर्कशॉप में होता है। पीओएच कहाँ होता है, वर्कशॉप में होता है। लेकिन राजधानी शताब्दी और गरीब रथ का इन सभी का आईओएच और पीओएच दोनों वर्कशॉप में ही होता है। किसका किसका, तो राजधानी शताब्दी गरीब रथ का आईओएच और पीओएच कहाँ होता है, वर्कशॉप में ही होता है। लेकिन बाकी जितने भी कोच है उसका आईयूएच डिपो में होता है, और पीओएच जो है यह वर्कशॉप में होता है, ठीक है। तो आपसे यह क्वेश्चन जो है D2 का केवल क्वेश्चन किया, लेकिन हमने आपको इतना सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर किया है। जितने दिमाग पर अभी हमको क्वेश्चन आ गया है, मैं सोचा हूं कि उस क्वेश्चन को हम क्लियर कर दें, ठीक है ना। तो आप लोग, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लोग जो है अपना कॉपी किताब ले करके बैठें, मेरा वीडियो देखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो भाई टेस्ट दिए हैं उन लोगों के लिए मैं विशेष यह बोलता हूं कि जब मैं टेस्ट ले लेता हूं, तो आप लोग को जब क्वेश्चन गलत होता है या क्वेश्चन शायद मान लेते हैं आपका सही भी है, तो जब नोट्स जब तैयार करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप अपने ब्लू कलम से लिख लिए, और नीचे नोट दे करके अपने कलम का रंग चेंज करेंगे, ब्लू ब्लैक या रेड पेन, और उससे नोट दे करके यहाँ पर मैंने जितना क्वेश्चन डिटेल में बताया है उसको लिख लेंगे। इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको उसमें से कहीं भी कंफ्यूज करता है, जब ये क्वेश्चन देखने आइएगा तो सारे क्वेश्चन आपके कंफ्यूज जो है दूर हो जाएंगे और मिल जाएंगे, और पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा आप लोग को। इस तरीका से पढ़ने का प्रयास आप लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, SS2। तो SS2 हमने अभी बताया, कह रहा है कि LHB कोच का SS2 अनुसरण जो है कब करते हैं, तो SS2 मैंने अभी बताया। अगर नहीं देखें तो थोड़ा सा वीडियो बैक कर लें 2-3 मिनट और उसको फिर से देखें, ठीक है। तो मैं डिटेल अभी मैंने बताया कि LHB कोच का SS2, तो SS1 1.5, 3, 6 यानी 1.5 साल, 3 साल और 6 साल। तो SS2 कितना पर आ रहा है, 3 साल पर। तो 3 साल ऑप्शन कहाँ है, आप देखिए
देखिए डी नंबर में दिया है 3, यानी डी इसका आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा किलोमीटर के आधार पर एलएचबी कोच का SS2 कब किया जाता है। ठीक है, किलोमीटर के आधार पर तो मैंने बताया 6, 12, 24, SS1, SS2, SS3, 6, 12, 24 अभी मैंने बताया ऊपर पूरा डिटेल में। तो इसका कितना हो जाएगा, छठा का 12 लाख किलोमीटर, यानी 6, 12, 24 लाख किलोमीटर, यानी 6 SS1, SS2 12, SS3 24 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। और क्या कर रहा है कि एसी एलएचबी कोच में प्रयुक्त होने वाला अग्निशामक यंत्र कौन सा लगा है, कौन सा लगा है, तो डीसीपी टाइप। कौन सा लगा है, डीसीपी टाइप, यानी ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, एलएचबी यहाँ पर लिखा है, चाहे वो एलएचबी हो, आईसीएफ हो या वर्कशॉप हो, अब हर जगह डीसीपी टाइप का ही प्रयोग किया जा रहा है, ड्राई केमिकल पाउडर का ही। क्यों प्रयोग किया जा रहा है सब जगह, क्योंकि यह हर तरह की आग बुझाने में सक्षम है। ठीक है, एबीसीडी जितने भी टाइप का आग होता है सभी के सभी आग को बुझाने में वह सक्षम है, इसीलिए। चलिए 8 नंबर में क्या कर रहा है कि होटल लोड क्या है। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को रेड कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यू क्वेश्चन है, शायद आप लोग को नहीं मिला हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा पढ़ने, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा दिमाग थोड़ा ही हो जाता है कि अरे होटल लोड तो अभी तक भाई नहीं सुने थे, होटल लोड कहाँ से आ गया क्या। ठीक है, लेकिन आपके टेक्निकल में भी होटल लोड है। ठीक है, तो पहले आंसर मैं बता दूं, फिर इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए लाइट एंड फैन, एयर कंडीशन लोड, पेंट्री, मतलब कि जितने भी, हमको कहने का मतलब इसके ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनमें से सभी इनमें से क्यों हो जाएगा, क्योंकि होटल लोड उसे कहा जाएगा जो उनकी टोटल यानी कुल लोड, जिससे मतलब कि दिया जाता है, समझिए ठेठ भाषा में, या याद करने का तरीका इस टाइप से समझ लेंगे। होटल लोड समझते मतलब कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि होटल में हम जाते हैं तो हर एक प्रकार के जो इच्छा करे सो खाना मांग कर हम खा सकते हैं या खाना मिल सकता है। ठीक है, हर चीज का वह पूर्ति करता है, हर टाइप के खाना वो आपको देता है या पूर्ति करता है। ठीक है, उसी हिसाब से यह समझिए कि जहां से टोटल कोच का जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रिक या लोड का जो खर्च होता है उसी को हम होटल लोड कहते हैं। तो उसमें जितने भी आ जाएगा, फैन, एयर कंडीशन, लाइट, जो भी कुछ है सारा के सारा होटल लोड के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है WRA किस प्रकार का मोटर का उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन, देखिए इसमें क्वेश्चन का आंसर जो है मिस कर गया था। ठीक है, और इसमें देखिए टाइपिंग में भी ए ऊपर सी बीच में बी नीचा हो गया है। ठीक है ना, तो इसका आंसर सी होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इतना तो आप आंसर जान गए, लेकिन मैं इतना यह आप लोगों से कहना चाहूंगा जो भाई टेस्ट देते हैं। ठीक है, जो वीडियो देखते हैं तो उनको आंसर सामने मिल जाता है। जैसे कि उन लोगों को ये मैं कहना चाहूंगा कि जैसे क्वेश्चन आता है, जहां भी ये एग्जाम होता है, तो उसका क्वेश्चन जो है उस पर टिक मार के बहुत सारे चीज किए हुए रहते हैं, लिखा पढ़ी होता है, तो मैं उसको फिर से मैं टाइपिंग करवाता हूँ। ठीक है, तो टाइपिंग करवाता हूँ तो मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन जो टाइपिंग किया है, 110 क्वेश्चन, तो शायद एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो मिस नहीं करेगा, उसका आंसर मिस कर जाता है। शायद ABCD लिखना लास्ट में वो आदमी लिखता है, टाइपिंग करता है, तो टाइपिंग करते करते मन उब भी जाता है लास्ट में, तो वो जल्दी जल्दी ABCD लिखता है, तो शायद कोई ABCD मिस कर जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, वो आप लोग भी जानते हैं, उसका फिर मैं व्हाट्सएप पर आप लोग को मैसेज कर भी देता हूँ या वीडियो में मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी इस बात को कोई सीरियस ना लें। ठीक है, लेकिन हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि हमको आप कमेंट नहीं करें या हमको क्वेश्चन नहीं भेजे कि इसका आंसर नहीं, तो आप भेजिए। ऐसा आप लोग का मतलब सुझाव जो है, राय सुझाव जिसको हम कह सकते हैं, गाइडलाइन कह सकते हैं, मुझे राय सुझाव दीजिए, सादर आमंत्रित है। लेकिन इस बात को एकदम एक्शन में या सीरियसली ना लें, क्योंकि टाइपिंग होता है, शायद एक क्वेश्चन मिस हो सकता है। ठीक है, मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ या रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत बोल दिए इस पर। तो यह हो गया आपका सी नंबर, इसका सही आंसर है 9 का। चलिए 10 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि LHB AC कोच में कितने पंपो सेट लगे होते हैं, पंपी सेट। ठीक है ना, पंपी सेट, जिसके जरिए जो है आपका पानी ऊपर तक पहुंचता है। ठीक है, तो मैं दोनों क्वेश्चन को एक बार पढ़ लूं तो फिर मैं दोनों का आंसर एक ही बार दे दूंगा। LHB कोच में प्रत्येक पंप सेट को नियंत्रण द्वारा वैकल्पिक रूप से कितने घंटे के लिए स्विच किया जाता है, तो 4 घंटे का, और यह होता है तो इसमें 2 पंप सेट लगे रहते हैं। ठीक है, और आपने इस पंपू सेट जो आपने ऊपर क्वेश्चन आपने देखा 9 नंबर में, जो इंडक्शन मोटर जो लगा रहता है 3 फेज, वही मोटर जो है पंपी सेट है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि यह मोटर हो गया, इसमें से जो है
पंपू सेट जो है इस तरह यहाँ पर पानी जो है निकलता है और इसको पाइप के जरिए फिर ऊपर रूफ यानी छत में चला जाता है ऊपर जहाँ पर इसका टैंक होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको आपको यही बात समझाना है कि इसमें 2 ठो मोटर लगा रहता है। ठीक है, और उसको 4 घंटे के लिए चलाया जाता है। ठीक है, और 4 घंटे के लिए चला करके और ऊपर जो है पानी जो है पहुंच जाता है। ठीक है, और एक और बता दें कि आपको कोच के अंदर में देखिए कि लंबे लंबे 2 ठो टैंक लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 685 लीटर का वो जो है ये वाटर टैंक होते हैं। ठीक है ना, 685 लीटर का 2 टैंक होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इसके लिए कितने मोटर लगे रहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ क्वेश्चन पढ़ा कि 2 मोटर लगे रहते हैं, लेकिन आपको मतलब एक्टिवेट या कहिए एक्टिव पीरियड में एक ही मोटर को एक्टिव किया जाता है। 2 मोटर सावधानी के लिए इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एक मोटर अगर खुदा ना खास्ते खराब हो गया तो एक मोटर मेरा काम करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के रूप में आ जाए कि वाटर स्लैंग टैंक जो अंदर जो लगा हुआ है 685 लीटर के लिए 2 टैंक लगे होते हैं, उसके लिए कितने मोटर लगाए गए हैं, तो एक ही है उसका आंसर होगा, क्योंकि हमेशा एक ही मोटर को हम एक्टिव रखेंगे। एक्टिव का मतलब सक्रिय रखेंगे, उसको चालू पोजीशन में रखेंगे और ऑटोमेटिक जो है पानी खत्म होने पर वह चालू हो जाता है और पानी जो है जहां अपना भरना है ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए कि वाटर टैंक के लिए कितने मोटर लगे रहते हैं, तो एक ही मोटर लगे रहते हैं, क्योंकि इसलिए यह एक आंसर होगा क्योंकि एक ही मोटर वहाँ एक्टिव रहते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर मोटर 2 लगाया जाता है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन में देखा कि 2 लगाया जाता है। ठीक है, पंप सेट मोटर। ठीक है, ताकि एक मोटर खराब भी हो जाए तो एक मोटर मेरा काम करेगा। ठीक है, लेकिन सक्रिय के लिए एक ही होगा। ये कंफ्यूज यहाँ पर दूर करने के लिए मैं ये बात बताया हूँ। ठीक है, और वाटर टैंक के बारे में मैं क्वेश्चन कर दूं तो वाटर टैंक जो है पूछता है कि वाटर टैंक कितने प्रकार के लगे रहते हैं, तो वाटर टैंक जो है 3 प्रकार के लगा रहता है। तो एक तो हो गया 685 लीटर वाला, एक होता है 450 लीटर का जो एक ही टैंक लगा रहता है। क्वेश्चन आता है कि 450 लीटर वाला टैंक कितना टैंक होता है, तो एक ही टैंक होता है। और 685 लीटर वाला कितने टैंक होता है, तो 2 टैंक होता है। और एक इमरजेंसी के लिए एक 30 लीटर का रूफ माउंटेड यानी रूफ में लगा रहता है, इमरजेंसी के लिए जो 30 लीटर का एक टैंक होता है। जब पानी उनी कहीं शायद खत्म हो जाए तो 30 लीटर के लिए इमरजेंसी के लिए लगाया जाता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कितने प्रकार का लगाया जाता है टैंक, तो 3 प्रकार का लगाया जाता है। और क्वेश्चन कर दे कि 685 लीटर का कितने टैंक लगाया जाता है, तो 2 टैंक। 450 लीटर का कितने टैंक, तो 1 टैंक का। 30 लीटर का मतलब तो एक ही होता है। इसमें क्वेश्चन ये नहीं आता है कि कितना लगा रहता है, ये क्वेश्चन कहता है इसमें कि इमरजेंसी के लिए कितने लीटर का टैंक लगा रहता है, तो 30 लीटर का टैंक लगा रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पंपू सेट के जगह पर मैं इतना सारे क्वेश्चन आपको क्लियर मैंने किया है, उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। तो आपको 4 घंटा और ये 2 वाटर टैंक, आपका आंसर सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एलएचबी कोच में कौन सी रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा R22 407। ठीक है, R22 407 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस पर BM लिख दूंगा। ठीक है, एलएचबी कोच में कौन सा रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया गया है, तो R22 407। ठीक है, जिसको रेफ्रिजरेंट का हम लोग कभी बोलते हैं RMPU। ठीक है, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि RMPU की संख्या कितना है, तो 2 होता है। RMPU क्या है, जो जिससे मतलब कि पूरे कोच में जो है AC चलता है। ठीक है ना, RMPU अर्थात रूफ, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था पीछे, मैंने बोला था कि जितने भी फुल फॉर्म आपको आते हैं क्वेश्चन में, उसके लिए जो आप नोट्स बना रहे हैं, उस नोट्स के प्रथम पेज या लास्ट पेज में जितने भी मतलब फुल फॉर्म आते हैं उसको लिखते जाइए। ठीक है, ताकि हमेशा उसके आपके आंख से गुजरता रहे और याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार राटा मारिएगा कविता की तरह तो शायद कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते या क्वेश्चन भी ढूंढना रहेगा कि हाँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा हमको कंफ्यूज कर गया है, तो खोजने में जो है आपको मतलब सावधानी होगा। ठीक है, तो लास्ट या फर्स्ट पेज में जितने भी फुल फॉर्म आता है उसको लिख ले एक जगह। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जब अंदर नोट्स बनाए उसको उसमें खोजिएगा तो टाइम लग जाएगा। तो रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट की संख्या कितना होता है, 2 होता है, जो रूफ में लगा रहता है जिससे AC की पूर्ति होता है। ठीक है ना, तो उसी वही कह रहा है कि RMPU जो है रेफ्रिजरेंट जो है LHB कोच में कौन सा होता है, तो 22407 उस रेफ्रिजरेटर का RMPU का नाम है। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है और जल्दी नहीं मिलता है।
ठीक है, जो भी मैंने भाई को पीडीएफ दिए हैं उस सब पीडीएफ में है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद मिलेगा। शायद कौन सा पीडीएफ में है, बहुत खोजिएगा, इसलिए इसको आप लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या करा कि पावर कार में किस प्रकार की अग्निशामक का प्रयोग होता है। तो इसमें भी डीसी टाइप ही हो जाएगा, ड्राई पाउडर टाइप, यानी डीसी पी, यानी ड्राई केमिकल पाउडर, डीसीपी टाइप मतलब लगा रहता है, उसमें भी पावर कार में भी या एसी में भी, सब में जगह यही लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूएच, एलएचबी कोच का पीयूएच अनुसरण कितने समय के बाद किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा। पीयूएच आईयूएच के बारे में तो अभी मैंने बताया है डिटेल रूप से, SS1 SS2 SS3 सब मैंने बताया है, लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है। देखिए एलएचबी कोच में पीयूएच कितना दिन पर किया जाता है। एलएचबी का पीयूएच आप जानते हैं कि 36 महीना पर किया जाता है। ठीक है, 36 महीना पर, अर्थात 3 ईयर यानी 3 साल पर किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको लिख दिया किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो 1.5 3 6 होता है, यानी 12 तिहाई 36, इसको 12 महीना का एक साल होता है, तो 12 तिहाई 36 महीना हो गया। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। और किलोमीटर में मैंने बताया कि 6 12 24, 6 12 24। ठीक है, तो उस हिसाब से 12 लाख किलोमीटर, तो लाख किलोमीटर में आ जाएगा 12 लाख किलोमीटर, क्योंकि 3 ईयर के सामने किलोमीटर जो है 12 लाख किलोमीटर है। ठीक है ना, यानी 36 माह। और इसके जगह पर कहीं कहीं लिख देता है कि एलएचबी कोच का पीयूएच अनुसरण कितना दिन पर होता है, तो वहां पर लिख देगा ऑप्शन में SS1 SS2 SS3 नन ऑफ दीज, तो वहां पर SS2 आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा SS2? क्योंकि SS2 जो है 3 साल पर करते हैं या 12 लाख किलोमीटर पर हम करते हैं SS2। ठीक है, तो 12 लाख किलोमीटर जो आपकी ऑप्शन है उसके जगह पर SS2 भी दे सकता है, और आपका माथा चकरिया जाएगा कि आपका तो इसमें आंसर है ही नहीं है। हमको तो याद है 36 माह पर किया जाता है, तो 36 माह तो इसमें आंसर ही नहीं है, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन गलत है। कमेंट कर दीजिएगा या चैलेंज कर दीजिएगा। नहीं, आप ध्यान से देखिए कि पीयूएच जो है 36 माह पर किया जाता है, और 36 का मतलब होता है 3 ईयर, और 3 ईयर का मतलब होता है क्या, मतलब होता है SS2, यानी SS2 जो है 3 ईयर पर करते हैं या 12 लाख किलोमीटर पर करते हैं, इसीलिए SS2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना हम जो कहना चाह रहे हैं? आप जैसे भी समझिए और उस तरह जैसे भी समझिए उस तरह आप कॉपी में नोट कर लें, हम यही कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एलएचबी कोच का कोडल लाइफ। देखिए बहुत सारे जगह देखिएगा कोडल लाइफ, तो आपका आंसर नॉन ऑफ दीज मिलेगा। क्यों मिलेगा? कि पहले इसको निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन अब निर्धारित कर दिया गया है कि इसका कोडल लाइफ जो है 35 ईयर है, यानी 35 साल पर इसको फिर से मतलब कंडम कर दिया जाएगा, चाहे जो भी कुछ कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो है एक और इस पर दिमाग पर क्वेश्चन आ गया कि आईसीएफ का कोडल लाइफ जो आप जान रहे हैं कि 25 ईयर होता है। ठीक है, तो 25 ईयर तो इसका कोडल लाइफ होता है, बात ठीक है, लेकिन जब इसका कोडल लाइफ 25 ईयर खत्म हो जाता है तो फिर उस कोच को क्या कर दिया जाता है? स्क्रैप कर दिया जाता है, कबाड़ में दे दिया जाता है, या उसको मतलब खत्म कटिंग मटिंग कर दिया जाता है? नहीं, ध्यान दीजिए, क्योंकि आज भी देखिए आईसीएफ क्वेश्चन, आईसीएफ कोच जो है आजकल जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और एलएचबी की संख्या ट्रैक पर या आपके वर्कशॉप में बढ़ रहे हैं। तो आखिर आईसीएफ कोच कहाँ जा रहा है भाई? तो आईसीएफ कोच को अब एनएमजी यानी एनएमजी में चेंज किया जा रहा है, अर्थात एनएमजी का फुल फॉर्म पूछता भी है आपसे कि न्यू मॉडिफाइड गुड्स, न्यू मॉडिफाइड गुड्स। ठीक है, तो आईसीएफ कोच को जो 25 वर्ष उसका कोडल लाइफ जब हो जा रहा है, तो उसके अंदर मान लेते हैं कि यह कोच है, उसके अंदर जितने भी सीट सब लगा है, सीट या पिलर जो भी है, उसको सारा काट कूट करके एकदम खाली बना देते हैं, और यहाँ पर जो है एक ठो दरवाजा हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ठो दरवाजा लग जाता है। ठीक है, और इसमें जो है एकदम गुड्स का मतलब मालगाड़ी की तरह, बीसीएन जैसे देखते हैं गुड्स, बीसीएन की तरह बना दिया जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनएमजी, न्यू मॉडिफाइड गुड्स। और इसमें क्वेश्चन आता है कि आखिर एनएमजी में कौन से मतलब माल का मतलब परिवहन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी किस रूप में हम लोग एनएमजी को यूज करते हैं? तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑटोमोबाइल्स, यानी ऑटोमोबाइल्स का मतलब ये हो गया कि उसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर को लोड करके एक जगह से दूसरे जगह मतलब पहुंचाया जाता है, अर्थात परिवहन उसका किया जाता है।
समझ गए कि नहीं? एनएमजी में क्या किया जाता है, तो उसमें ऑटोमोबाइल्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के काम में लाया जाता है एनएमजी को, समझे कि नहीं? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मैंने क्लियर किया है कोडल लाइफ की जगह पर, तो इसका 35 ईयर आंसर है, आईसीएफ का 25 ईयर है, और इसको आगे भी हमने बता ही दिया, आपका कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच में किस एयर ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया गया, 16 में कह रहा है, ठीक है। तो बी में देखिए ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक सिस्टम, ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक सिस्टम, ठीक है। तो उसमें ट्विन पाइप लगा हुआ है, उसमें एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक, यहाँ पर अगर शुद्ध रूप से अगर लिखता तो ट्विन पाइप एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता, ठीक है। ट्विन पाइप एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, ठीक है। इसका शुद्ध रूप से इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन सही है आपका बी नंबर, ठीक है। तो इसमें ट्विन पाइप का मतलब यह हो जाता है कि उसमें बीपी और एफपी दोनों लगा हुआ है, ठीक है। जो बीपी का प्रेशर 5 केजी और एफपी का प्रेशर 6 केजी होता है, CM², ठीक है। तो इसमें आप जान ही गए, लेकिन इसी के स्थान पर आईसीएफ में आप जानते हैं कि व्हील पर ही उसमें ब्रेक पैड लगे रहते हैं, वहां पर उसमें ब्रेक लगता है, ठीक है। व्हील जैसे बनाते हैं यहाँ पर ब्रेक लगता है, किसमें? आईसीएफ में, ठीक है। लेकिन इसी में एक और क्वेश्चन नया में जो रन कर रहा है कि वंदे भारत में क्या होता है, तो आईसीएफ में तो यहाँ पर लगा रहता है आईसीएफ में, ठीक है। लेकिन वंदे भारत में व्हील के अंदर में डिस्क लगा हुआ है, एकदम उसमें चिपका हुआ है, और इस पर अंदर में उस पर मतलब कि क्या बोलते हैं, ब्रेक पैड लगा हुआ है। तो अगर क्या बोलते हैं, एलएचबी में आपका क्वेश्चन अगर कर दिया कि किस पाइप का किस ब्रेक सिस्टम का प्रयोग होता है, तो ट्विन पाइप डिस्क ब्रेक सिस्टम। लेकिन अगर वंदे भारत में अगर आ जाए, वंदे भारत में किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम का प्रयोग किया गया है, तो व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। क्या हो जाएगा? व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम, ठीक है। और आईसीएफ में तो जान ही रहे हैं, वो तो नहीं पूछता है, व्हीले पर लगा रहता है, बाहर ले जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएसबी कोच का सोल बार किस चीज का बना होता है? चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोल बार जो है किसका बना होता है, ठीक है। तो कॉपी कलम हमेशा कहते हैं रेडी कर लें, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मैं डिटेल रूप से आपको बताता हूं इसमें। देखिए यहाँ क्वेश्चन भी पूछता है कि साइड वाल और इंड वाल, देखिए इसको थोड़ा सा और बैक में लिखते हैं, साइड वाल और इंड वाल यह किसका बना होता है? तो साइड वाल इंड वाल किसका बना होता है? तो यह बना होता है फेरेटिक स्टील। मैं एफ लिखूंगा, आप अपने मेरे आवाज को सुनकर लिखेंगे, मैं उतना लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो यह होता है फेरेटिक स्टील, फेरेटिक स्टील। पोस्ट में आप लिख लीजिएगा SS 409M, ठीक है। तो साइड वाल और इंड वाल किसका बना होता है? फेरेटिक स्टील। और उसके बाद लिख लीजिए छत मतलब कि रूफ, उसके बाद में फ्लोर मतलब हम एफ लिख देते हैं, फ्लोर, ठीक है। और टॉयलेट का कटोरा, रूफ, फ्लोर एवं टॉयलेट का कटोरा, यह किसका बना होता है? तो यह बना होता है अस्टेनिक स्टील अर्थात SS 304 का बना होता है, ठीक है। लिख लूं तो फिर उसके बाद में डिटेल आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्वेश्चन जो सामने है, सोल बार क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम, यहाँ सी लिख देता हूं मैं, क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम, ठीक है। तो वह किसका बना होता है? तो यह बना होता है IRSM 41, ठीक है। और इसी को कहीं कहीं लिख देता है कार्टन स्टील। क्या लिख देता है? कार्टन स्टील, कार्टन स्टील, ठीक है। कार्टन स्टील दोनों सही होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होगा, या तो IRMS 41 होगा, नहीं तो कार्टन स्टील होगा, ठीक है। विशेष करके बोगी क्रॉस बीम को अगर मतलब पूछता है, वो नहीं, क्रॉस बीम ऑफ अंडर फ्रेम, यानी क्रॉस बीम अंडर फ्रेम का क्रॉस बीम किसका बना होता है? तो कार्टन स्टील, ठीक है। सोल बार IRMS 41 है, कहीं IRMS 41 से केवल लिखता है और कहीं कहीं कार्टन है, इसलिए दोनों को दिमाग में आप लोग रखेंगे, ठीक है। और एक और पूछता है कि यार्ड डैम्पर किसका बना होता है? तो यह जो है कास्ट स्टील का बना होता है। किसका? कास्ट स्टील का बना होता है,
ठीक है। तो अब चलिए मैं इस ऊपर से बता दूं कि साइड वाल इंड वाल किसका बना होता है, तो फेरेटिक स्टील SS 409। SS इसलिए लिखा है कि SS का फुल फॉर्म हो जाता है स्टेनलेस स्टील। ये सारे के सारे कहीं कहीं आपके ऑप्शन में आता है केवल स्टेनलेस स्टील ही लिखा रहता है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारे के सारे स्टेनलेस स्टील का प्रकार है। क्या है? स्टेनलेस स्टील का प्रकार है मेरे भाई मेरे दोस्त, ध्यान में रखेंगे, इसको कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। जो भाई नया मुझसे जुड़े हुए हैं पीडीएफ में या टेस्ट सीरीज में, उनको मैं विशेष बता दूं कि आप नोट्स तैयार करेंगे, पहले टेस्ट देंगे, उसके कल होकर के मेरे वीडियो देखिए। जब तक मैं वीडियो ना बनाऊं तब तक आप नोट्स तैयार नहीं करेंगे। वीडियो बना दूंगा मैं, कल या परसों करके वीडियो बना ही देता हूं। शायद किसी काम में मैं फंस जाऊं या दिमाग मेरा कभी कभी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, मैं वीडियो ना बनाऊं तो मान लेते हैं कि 1-2 दिन या 1 सप्ताह बाद ही बनेगा, लेकिन वीडियो बनाऊं तो तब जाकर के आप नोट्स तैयार करेंगे। इसलिए कि मैं डिटेल जितना भी मैं बताता हूं वो वहाँ पर लिख लेंगे। जब आप टेस्ट देंगे, जैसे संडे को टेस्ट हुआ, तो मंडे को या ट्यूसडे को मैं वीडियो तो डाल ही देता हूँ, या बाकी सप्ताह के अंदर मैं डाल ही देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नोट्स तैयार करेंगे। तो यह हो गया आपका स्टेनलेस स्टील का यह सब प्रकार है। तो अब हो गया याद करने का तरीका। तो मैंने जब कभी याद किया था तो मैं इस तरीका से याद किया था कि देखिए इसमें जो है साइड वाल इंड वाल अगर उसको हम जोड़ते हैं तो देखिए ठेठ भाषा में यह कोई नियम या कोई कानून नहीं है, मैं ट्रिक है, अपने दिमाग जैसे आपका सेट करता है वैसे आप याद कीजिए। लेकिन मैं जब याद किया था कैसे ट्रिक बनाया था कि साइड वाली इंड वाल को अगर हम जोड़ते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है अंक ज्यादा है 409, या फेरेटिक स्टील। अब फेरेटिक स्टेनिक में कैसे याद रहेगा? फेरेटिक मतलब फिराना घुमाना, यानी साइड वाली इंड वाल के अगर घूमते हैं चारों तरफ तो आपको ज्यादा घुमाएगा फिराएगा, यानी फिराना, यानी घुमाएगा फिराएगा। तो यह फेरेटिक स्टील हो गया। छत और रूफ को अगर जोड़ते हैं तो उतना डायमेंशन मतलब उतना लंबा नहीं होगा, इसका अंक कम है, 304 है। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ ठेठ भाषा में, यह कोई नियम या कोई कानून नहीं है, आपको जैसे याद होता है याद कीजिए, ठीक है। मैं अपना बात बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप कोई भी ट्रिक लगा करके जैसे भी हो लपेट करके अपना याद कर लेना है और 100% क्वेश्चन को मार करके आना है, यही मेरा मकसद है। और आप लोग जो है अच्छे से अच्छे तैयारी करें और आपके दिमाग में घुस जाए और पढ़ाते समय भी आप लोग को याद हो जाए, यही मेरा मकसद रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मैंने बहुत बोल दिया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में, या डैम्पर नियत होता है। कह रहे या डैम्पर किस में फिट होता है? तो आप जैसे मान लेते हैं कि यह कोच हो गया, देखिए कोच तो ऐसे बना दिया कि लग रहा है कि यह कोच है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि यह बोगी है, ठीक है, यह बोगी है। तो या डैम्पर जो है बोगी जैसे दोनों साइड में रहता है, यह बोगी यहाँ पर तो नहीं बना पाऊंगा। अंडर फ्रेम और बोगी को या डैम्पर जोड़ता है, यानी यह लिखा है बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी, यानी अंडर फ्रेम और बोगी के बीच में यह जुड़ा रहता है और होता है, ठीक है, या डैम्पर, ठीक है। या डैम्पर की संख्या जो है बोगी के दोनों तरफ में होता है, यानी कोच में जो है 4 की संख्या में हो जाता है, ठीक है, और बोगी में अगर पूछता है तो 2 की संख्या में होगा, ठीक है। और कोच में अगर पूछता है तो टोटल 18 हो जाएंगे, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा 18 कुल डैम्पर की संख्या। अगर कोच में पूछे कि कुल डैम्पर की संख्या कितना होता है तो 18 हो जाएगा। बोगी में कुछ कुल डैम्पर की संख्या कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जोड़ लीजिए प्राइमरी जो है प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर 4 हो जाता है, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 हो जाता है, तो 4 2 6 हो गया। एक लेटर डैम्पर हो जाता है 7 हो गया, या डैम्पर 2 हो जाता है 7 2 9 हो गया। एक बोगी में 9 तो कोच में 18 डैम्पर हो जाते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन या डैम्पर से है, इसलिए या डैम्पर के बारे में मैं डिटेल बता दूं, ठीक है। या डैम्पर देखिए जल्दी जल्दी में मान लेते हैं कि यह डैम्पर है, मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें यार्ड डैम्पर से क्वेश्चन आता है कि यार्ड डैम्पर अभी मैंने बताया क्या चीज का बना होता है, तो कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है, कास्ट स्टील का बना होता है। और इसका क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड लेंथ कितना होता है, तो स्टैंडर्ड लेंथ जो है इसका पूछता है तो 1083 mm होता है। संकुचन के बाद यानी सिकुड़ने के बाद इसका लेंथ कितना हो जाता है तो 703 mm हो जाता है। और क्वेश्चन पूछता है कि यह कितना फैलता है, ठीक है, कितना फैलता है तो 380 mm यह फैलता है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर टोटल जोड़ देते हैं तो स्टैंडर्ड लेंथ जो है आपका 1083 हो जाता है। क्वेश्चन अगर आ जाए संकुचन के बाद
यानी सिकुड़ने के बाद कितना आता है तो 1003, फैलता है कितना तो 380 mm, और फैलने के बाद कुल लंबाई कितना हो जाता है स्टैंडर्ड लेंथ तो 1083। ठीक है, इसको कॉपी में आप नोट करेंगे। एयर डैम पर क्लियर हो गया। अब चलिए सीआर टैंक की क्षमता देखिए। अब सीआर टैंक की क्षमता तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर यह इंडिकेट नहीं किया कि आईसीएफ है कि एलएचबी है कि वैगन है कि क्या है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो मैं बार बार बताता हूं आपको, ध्यान देंगे। जो भाई मुझसे जुड़े हैं उन लोग को मैं विशेष कहता हूं कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, सीआर टैंक की क्षमता या इसके जगह पर दूसरा भी कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये इंडिकेट नहीं किया रहा है कि आईसीएफ एलएचबी या वैगन है, तो उस आधार पर आप देखेंगे कि बैक में जैसे 10, 9, 19 नंबर क्वेश्चन है तो 17, 18, 16 देखेंगे कि यह क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो एलएचबी से लिया गया है, तो उसका आंसर एलएचबी के आधार पर हम मारेंगे। यहाँ पर एलएचबी आईसीएफ जब इंडिकेट नहीं किया रहे तो हम बैक में देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। जो पीछे के क्वेश्चन नंबर है, जैसे 19 है तो 17, 18 या 16, ठीक है, तो उसके आधार पर इसका हम आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो यह एलएचबी के आधार पर 6 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो एल याद रखेंगे, एलएचबी और गुड्स मतलब कि वैगन, इसका जो है 6 लीटर इसका होता है सीआर टैंक की क्षमता। सीआर का मतलब हो जाता है कंट्रोल रिजर्वायर, और कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर जो है 5 केजी पर सीएम स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका प्रेशर, सीआर का प्रेशर जो है 5 केजी पर सीएम स्क्वायर होता है। कंट्रोल रिजर्वायर इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी क्षमता जो है 6 लीटर होता है एलएचबी और गुड्स में। ठीक है, अब मैं आप कहिए कि आईसीएफ का सर नहीं बताए, तो आईसीएफ का मैं दोनों बताना चाहता हूं कि आईसीएफ का जब भी क्वेश्चन आया है, जहां से भी, जैसे मान लेते हैं कि आप ही के डिपार्टमेंटल एग्जाम हो रहा है, जब वह क्वेश्चन आ जाता है आईसीएफ का सीआर टैंक की क्षमता कितना होता है, तो एग्जाम में मैंने देखा है कई जगह कि 6 लीटर चेक होता है। ठीक है, लेकिन आप जब सीएनडब्ल्यू वाला जब बुक पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है 9 लीटर दिया है। आप वहां पर कंफ्यूज कर जाएंगे कि मैंने तो वहां पर 9 लीटर पढ़ा था। ठीक है, लेकिन आपका चेक हो जाता है एग्जाम में 6 लीटर। ठीक है, तो मैं दोनों बात बता दिया, आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या मारेंगे। ठीक है, आपको थ्योरी में जो है 9 लीटर दिया हुआ है, और जहां भी कोई एग्जाम होता है, जब उसका आंसर शीट जब जारी किया जाता है बाद में, जहां भी एग्जाम होता है, तो वहां पर देखे हैं कि वो 6 लीटर ही चेक कराता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जो आपको इच्छा हो मारिए। दोनों मैं बात बता दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें या कमेंट ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, एयर टैंक की क्षमता देखिए। अब यहां भी क्वेश्चन आ गया एयर टैंक की क्षमता। अब यहां भी इंडिकेट नहीं किया है भाई कि एलएचबी है कि आईसीएफ है। ठीक है, तो मैं बार बार कहूंगा कि जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो आप बैक में देखेंगे कि यह क्वेश्चन कहां से लिया गया, आईसीएफ से लिया गया कि एलएचबी से लिया गया कि गुड से लिया गया है। जहां से बैक वाले क्वेश्चन को लिया गया है उसी के आधार पर इसका आंसर हम मारेंगे। लेकिन यह क्वेश्चन पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं है। मेरे समझ से यहां पर होना चाहिए कि एयर टैंक की कुल क्षमता, अगर कुल इसमें मिलाया रहता कुल क्षमता, तो यह 200 लीटर हो जाता। ठीक है, तो मैं दोनों बात बता देता हूं, अपना कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। तो एलएचबी का कुल एयर टैंक की क्षमता 200 लीटर का होता है, लेकिन यह 2 पार्ट में होता है। एक होता है 125 लीटर का, और एक होता है 75 लीटर का। तो 125 लीटर वाला जो एयर टैंक होता है, वह जो है ब्रेकिंग पर्पस के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, और जो 75 लीटर का एयर टैंक होता है, उसको हम लोग टॉयलेट पर्पस के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि टॉयलेट पर्पस के लिए एयर टैंक की क्षमता कितना होता है, 75 लीटर। आपके क्वेश्चन आएगा कि ब्रेकिंग पर्पस के लिए एयर टैंक की क्षमता कितना होता है, तो 125 लीटर होता है। ठीक है, अगर कुल क्षमता आ गया, जैसे आपके सामने है, कुल क्षमता अगर आ गया कि कुल क्षमता कितना होता है, तो 200 लीटर मारेंगे। कुल क्षमता अगर पूछ दिया तो 200 लीटर, इस टाइप के पूछे तो इस तरह होगा। लेकिन आईसीएफ में अगर कुल क्षमता पूछे तो 200 लीटर का एक ही टैंक होता है, किसमें, आईसीएफ में। ठीक है, ध्यान देंगे मेरे भाई। बहुत मैं बोल देता हूँ, वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है, हम जान रहे हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँ, जब जानकारी दीजिएगा तो वीडियो लंबा होगा। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो वीडियो लंबा क्यों होता है ये भी तो सोचिए। मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ूँ तो 10 मिनट में मैं पढ़ दूंगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। आप कमेंट में दीजिए सर कि हाँ इसी तरह पढ़िए, केवल आंसर दीजिए, नहीं जानकारी दीजिए, मैं केवल वहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों को मेरा बार बार बोलता हूं कि मेरा मकसद रहता है कि आप लोग वीडियो देखते में ही कंफर्म हो जाए, कंफ्यूज दूर हो जाए, याद हो जाए।
इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो देखें, फिर लिखें, नोट्स तैयार करें, फिर उसको एक बार देखें। इस तरह 4-5 बार आप लोग का रिपीट हो जाएगा। एक बार पढ़ाई करें, फिर आप लोग जो नोट्स बनाए हैं उसमें से भी फिर एक क्वेश्चन अपने हिसाब से निकालें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, उसको एक अलग नोट्स तैयार करें। चलिए, बहुत मैं बोल दिया। एलएचबी कोच की क्या करा है, ब्रांच पाइप, ठीक है। तो ब्रांच पाइप का व्यास यह पूछ रहा है, ठीक है। तो ब्रांच पाइप जो है 21 नंबर का आप देख लीजिए, 18 mm होगा। तो आप कहिएगा सर नहीं 20 mm होता है। तो एलएचबी का जो है, एलएचबी का 18 mm होता है, और ये जो दिया है 20 mm वो आईसीएफ का दिया हुआ है। अगर आईसीएफ का अगर यहाँ क्वेश्चन रहता कि आईसीएफ का ब्रांच पाइप का व्यास कितना होता है, तो 20 mm होता है, ठीक है। और एलएचबी का अगर कितना है तो 18 mm है, ठीक है। और एलएचबी में एक और क्वेश्चन जो पूछता है, बीपीएफपी का डाया कितना होता है, आप लोग बहुत पढ़े हैं, जानते भी हैं, हम उसके बारे में नहीं बताएंगे। ज्यादा जो कंफ्यूज करते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूं कि उसमें एक पूछ देता है एलएचबी में कि ब्रेक इंडिकेटर पाइप का दाया कितना होता है। ब्रेक इंडिकेटर पाइप का दाया कितना होता है, तो 10 mm होता है, जिसमें आप लोग कंफ्यूज करते हैं। या इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछ देता है कि पीईएवी से पीईएसडी पेसेड के बीच पाइप जो गया रहता है, पाइप उसका दाया कितना होता है, ठीक है। ये तो हो गया ब्रेक इंडिकेटर का 10 mm। यही इसी क्वेश्चन को ब्रेक इंडिकेटर पाइप का ही दूसरा रूप में यह क्वेश्चन कर देता है कि पीईएवी से पीईएसडी के बीच में जो पाइप होता है, उसके बीच की दाया, जो बीच के जो पाइप होता है उसका दाया कितना होता है, तो इसका भी दाया 10 mm होता है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ब्रांच पाइप का एलएचबी का कितना पूछता है, तो ये 18 mm, आईसीएफ का 20 mm, ठीक है। और ये जो एफपीबीपी का आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा उसका दाया कितना होता है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रेक एक्सीलेटर है, ए भाई, तो ब्रेक एक्सीलेटर तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि यह जो है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, यानी यह इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है। इसका प्रयोग उसी वक्त होता है जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक एक्सीलेटर सक्रिय कब होता है, यानी एक्टिव कब होगा, जब आप ब्रेक लगाएंगे। कौन सा ब्रेक, सिंपल वाला ब्रेक नहीं, जब इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे तब जाकर के ब्रेक एक्सीलेटर जो है सक्रिय होगा। इसलिए ब्रेक एक्सीलेटर क्या है, तो ब्रेक एक्सीलेटर एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां तक वीडियो में बने हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो उस समय से आप देख रहे हैं, इस टाइप से डिटेल रूप से आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई मेरे दोस्त। और मुझसे जुड़िए, आपको हर एक टाइप से आपको हम गाइडलाइन देंगे और अच्छे से अच्छे तैयारी आपको कराएंगे। चलिए, डम बॉल्व आवेदन है, आवेदन का मतलब एप्लीकेशन है। तो डम बॉल क्या है भाई, तो यह ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों में यह काम करता है। यानी जब ब्रेक अब लग जाता है ना, कभी कभी जाम हो जाता है, तो डम बॉल को चेक किया जाता है कि शायद ब्रेक बाइंडिंग के समय में क्वेश्चन आता है कि ब्रेक बाइंडिंग की स्थिति में सबसे पहले आपकी क्रिया क्या होगा। तो किसी एक एक्सल पर या किसी एक डिस्क पर अगर ब्रेक बाइंडिंग हो गया है तो सबसे पहले आपका प्रतिक्रिया क्या होगा, क्या चेक कीजिएगा, तो हम सबसे पहले डम बॉल को चेक करेंगे। किन डम बॉल को चेक करेंगे, क्योंकि डम बॉल जो है ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों का कार्य करता है। अगर टेम्पोररी अगर कभी ब्रेक बाइंडिंग हो गया, मतलब कि जाम हो गया, ब्रेक डिस्क पर ब्रेक आपको लग गया है, तो डम बॉल का काम है ब्रेकिंग लगाना और ब्रेक छोड़ाना, ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग दोनों, ठीक है। तो पहले हम डम बॉल चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों उसका काम है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए, एंटी स्किड सिस्टम है। एंटी स्किड सिस्टम क्या है, तो देखिए यहाँ पर देखिए, पेन्यूमेटिक इलेक्ट्रिक पेन्यूमेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रोपेन्यूमेटिक्स डिवाइस है यार, ठीक है। केवल पेन्यूमेटिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं मारिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पेन्यूमेटिक सिस्टम आप मारेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि एंटी स्किड सिस्टम सक्रिय नहीं होता है जो संभावित कारण, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे समझ से क्वेश्चन है यार, ठीक है ना, कि एंटी स्किड सिस्टम डिवाइस सक्रिय नहीं होगा, कब नहीं होगा, क्या चीज का संभावना होगा, तो फ्यूज नंबर 63 और 65 ब्लोन हो गया है, या प्रेशर स्विच सेटिंग जो है डिस्टर्ब हो गया है, जिसके कारण जो है एंटी स्किड सिस्टम जो है आपका काम नहीं कर रहा है। अगर आप एंटी स्किड सिस्टम अगर काम नहीं कर रहा है
तो आप संभावित कारण मतलब समझ जाइएगा कि उसका 63 और 65 का फ्यूज जो है मतलब कहीं टूट गया है या मतलब कोई ना कोई खराबी आ गया है जिसके कारण एनटीएस के सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यदि व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन पर 99 कोड दिखाता है, देखिए कोड वाला जब भी आता है इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल रूप से हम आप लोग को बताते हैं कि 99 कोड का मतलब क्या होता है, 95 कोड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर कोई भाई वीडियो प्रथम बार ही देख रहे हो या कोई हमसे हमेशा हमारा वीडियो देखते हो तो उनको रटा जाएगा, याद हो जाएगा, यही मेरा मकसद है। तो चलिए यहाँ पर पूछा है 99 कोड का, तो आप शुरू से देख लीजिए। ठीक है, तो 99 कोड का पहले मैं बता दूं कि 99 कोड का मतलब होता है कि पूरी तरह से आपका सिस्टम जो है काम कर रहा है, पूरी तरह से पूरी सिस्टम कार्य कर रहा है, पूरी तरह से पूरी सिस्टम यानी ऑल टाइप से, मतलब इसका आंसर आप देख सकते हैं 27 नंबर का ए नंबर में जो आपको दिया है कि सिस्टम इज वर्किंग फाइन। ठीक है, सिस्टम जो है का वर्किंग जो है फाइन है, मतलब बहुत अच्छे तरीका से सब सिस्टम कार्य कर रहा है, 99 कोड का मतलब हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आता है 72 कोड। ठीक है, तो मेरी आवाज को सुनकर लिखेंगे कि 72 कोड का मतलब यह हो जाता है कि एक एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, किसी एक एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है। उसके बाद में आता है 73 कोड, तो 73 का मतलब हो जाता है कि कई एक्सल पर, ठीक है, कई एक्सल पर मतलब कि बहुत सारे एक्सल पर आपको परमानेंट मतलब अस्थाई फॉल्ट है, तब आपके मदरबोर्ड में अर्थात माइक्रो प्रोसेसर में आपको 73 कोड जाएगा। ड्राइवर के पास देखेगा कि 73 कोड आ रहा है तो ड्राइवर या लोको पायलट समझ जाएगा कि मेरे कई एक्सल पर फॉल्ट हो चुका है, 72 कोड जाएगा उसके माइक्रो प्रोसेसर अर्थात हिंदी में मदरबोर्ड पर, तो समझेगा कि एक एक्सल पर कोनो ना कोनो फॉल्ट हो गया है। 99 कोड अगर दिखा रहा है तो समझ जाइए कि हाँ मेरा पूरा सिस्टम काम कर रहा है, एकदम गाड़ी स्पीड में भगाते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्या। और भैया मेरे एक आता है 95 कोड, तो 95 कोड का भी क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर जो है अधिकांश तो लोग नॉन ऑफ दीज यानी एंटी मारा जाता है। क्यों मारा जाता है एंटी? 99 कहीं कहीं ऑप्शन अस्थाई भी आता है, तो अस्थाई आंसर भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि 95 कोड एक ऐसा कोड है, ऐसा दोष है कि ऑटोमेटिक मतलब खराब भी होता है और ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है, टेम्पोररी। ठीक है ना, मतलब कि खराब भी होगा ठीक भी हो जाएगा। तो वैसे अगर खराब और ठीक ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है तो उसके लिए मदरबोर्ड पर 95 कोड जाता है, ड्राइवर के पास देखता है तो वो समझता है कि फॉल्ट हो रहा है, ठीक भी हो जाएगा। तो जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे मेरे भैया 27 वाला। 28 में देखिए पेसेट का फुल फॉर्म, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस। ठीक है, तो ये तो रनिंग क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीट भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एलएचबी कोच में ब्रेक पैड की कंडमिंग साइज, देखिए अब यहाँ पर भी क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, क्या फंसने वाला है कि देखिए आप जब थ्योरी में पढ़ेंगे कि एलएचबी कोच का कंडमिंग साइज पैड का अगर पूछेंगे देखेंगे तो थ्योरी में लिखेगा 7 से 10 mm। ठीक है, और कहीं कहीं ऑप्शन में देता भी है, ये नंबर लिख देगा 7 से 10 mm लिख देगा। ठीक है, तो हम इसको मारेंगे 7 से 10 mm, लेकिन आपके ऑप्शन में इसको अलग अलग कर दिया। अब वहां पर आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि दोनों होता है भाई, हम कौन सा मारे हैं, क्या कौन सा मारे हैं। तो वहां पर आप क्या कीजिए कि आप यहां पर देख रहे हैं 7 से 10 mm तक, अर्थात न्यूनतम 7 mm तक भी चलेगा तो हम चलाएंगे, 7 mm के बाद में उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, कंडम कर देंगे। तो हम न्यूनतम मारेंगे 7 mm जब दोनों ऑप्शन अलग अलग रहता है, लेकिन अगर दोनों साथ में रहता है 7 से 10 mm तो हम मार देंगे। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे मेरे भाई। अच्छा से एकदम तैयारी कीजिए, सच्चे दिल से तैयारी कीजिए और रिजल्ट मंगाइए और मैसेज कीजिए कि सर मेरा रिजल्ट हो गया है, तो मुझे बहुत ही खुशी होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जिन आदमी को जो रिजल्ट होता है उनको तो खुशी होता ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुशी उनके गार्जियन को होता है कि मेरे पुत्र यानी मेरे बेटे को रिजल्ट हो गया, बहुत खुशी होता है। उनका तपस्या, उनका जो मकसद पूरा हो जाता है उनके फादर का, ठीक उसी प्रकार मुझे भी खुशी होगा। और क्वेश्चन जैसे उदाहरण भी हम दे दे कि जैसे किसान को लहलहाते हुए खेत को जितना
खुशी होता है कि मेरा खेत बहुत लहलहा रहा है, बहुत ही सुंदर उपज हुआ है या बहुत हरा-भरा है, बहुत उसको खुशी होता है किसान को। ठीक उसी प्रकार अपने पुत्र को या अपने स्टूडेंट को या अपने जो भी कैंडिडेट को अगर रिजल्ट हो जाता है तो बहुत खुशी मिलता है। इसलिए मुझे इंतज़ार है कि आप लोग का रिजल्ट होगा और मुझे मैसेज करेंगे कि मेरा रिजल्ट हो गया। चलिए इसीलिए मैं इतना चिल्ला-चिल्ला करके आप लोगों को मैं छीट-छीट करके मैं बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीएफ बीजी कोच की लंबाई देखिए ऊपर छूट गया। एलएसबी कोच के ब्रेक डिस्क किसकी बनी होती है? तो जब जब भी यह क्वेश्चन आपके सामने आता है तो मैं बताता हूँ इसको पूरा डिटेल रूप से कि ये जैसे मान लेते हैं कि यह ब्रेक डिस्क हो गया, तो यहाँ पर मैं बता दूं ब्रेक डिस्क कह रहा है किसकी बनी होती है, तो यह जो है ग्रे कास्ट आयरन का यह बना होता है। ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है और ब्रेक डिस्क में जो फिंस लगा रहता है यह किस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, तो यह कूलिंग के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है कि यह वेट को कम करने के लिए, मजबूती के लिए लगा रहता है, वो भी बात सही है, लेकिन मुख्य रूप से यह जो है आपको कूलिंग के उद्देश्य से फिंस जो है लगाया गया है। ठीक है, और इसकी मोटाई पूछता है कि इसकी मोटाई कितना होता है, तो 110 mm होता है। दाया पूछता है कितना होता है, तो 640 mm होता है। और दोनों डिस्क के बीच की दूरी पूछता है कितना होता है, तो 1030 mm होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि डिस्क और व्हील के इनर फेस के बीच की दूरी कितना होता है, तो 175 mm होता है। तो डिस्क के संबंधित जितने भी यहाँ क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। क्या क्लियर होता है? डिस्क की व्यास सबसे अधिक पूछता है 640 mm, मोटाई 110 mm, दोनों बीच की 10 डिस्क के बीच की दूरी 1030 mm और ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है और फिंस जो है आपको कूलिंग के लिए बनाया गया है। और इनर फेस, व्हील के इनर फेस एंड डिस्क के बीच की दूरी 175 mm होता है। ठीक है, तो चलिए आपका यह डिस्क वाला ब्रेक खत्म हो गया। पूरा डिटेल रूप से आप समझ गए होंगे जहां तक विश्वास है। कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आईसीएफ बीजी कोच की लंबाई कितना होता है? आईसीएफ कोच की बीजी यह लंबाई यह पूछ रहा है, तो देखिए मैं यहाँ पर यह बोलना चाहूँगा कि एक आप किसी भी पेज में आप जहाँ भी नोट्स तैयार कर रहे होंगे वहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि कॉपी जब पलटते हैं तो जैसे मान लेते हैं कॉपी पलटे हैं तो इधर एक पेज हो जाता है और इधर एक पेज हो जाता है। तो इधर जो है आईसीएफ और इधर जो है एलएचबी का इस तरह ऐसी करके और यहाँ पर एकदम नोट्स तैयार कर लें और दोनों की तुलना करके यहाँ आईसीएफ एलएचबी इस टाइप से, ताकि आप लोग को याद करने में पढ़ने में सुविधा रहे। जैसे आपके यहाँ पर क्वेश्चन किया कि एलएचबी आईसीएफ कोच का लंबाई कितना होता है, तो आईसीएफ कोच की लंबाई तो आप यहाँ इसमें लिखेंगे कि सीबीसी टू सीबीसी लंबाई कितना होता है, आईसीएफ में कितना होता है ना, सीबीसी टू सीबीसी। तो आईसीएफ में मारेंगे 22,297, यहाँ पे लिखेंगे 22,297 और एलएचबी में कितना होता है तो 24,000 mm ना। और क्वेश्चन यहाँ पर क्या करे किया है, कोच की, केवल कोच पूछा है। ठीक है, अर्थात कोच के मतलब बॉडी की लंबाई पूछा है। ठीक है, तो बॉडी की लंबाई अगर खाली बॉडी की पूछता है तो आईसीएफ में फिर लिखेंगे कितना, लिखेंगे 21,337 जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर 21,337 लिख देंगे। एलएचबी का जब आएगा तो 23,540 mm लिख देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से तुलना करके जब लिखेंगे तो आपको पढ़ने में लिखने में सुविधा रहेगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब हमको यह है कि इस तरह करके आप लोग नोट्स तैयार करें। ठीक है, तो बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है ना, हर चीज जैसे कि आप बहुत सारे चीज है जो एलएचबी का आपका याद नहीं है, आईसीएफ का याद है। ठीक है, तो इस तरह करके जब यहाँ पर एलएचबी और इधर आईसीएफ याद करेंगे तो इस तरह करके नोट्स अगर तैयार करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ताकि याद करने में सुविधा होगा। जैसे रेल लेवल से ऊंचाई एलएचबी में कितना होता है तो 40-39, आईसीएफ में कितना होता है तो 42 mm। दोनों सेंटर पिवोट के बीच की दूरी कितना होता है तो दोनों सेंटर पिवोट के बीच की दूरी एलएचबी में 14,900 होता है, जबकि आईसीएफ में 14,783 यानी 14,783 mm होता है। ठीक है, बोगी का वजन कितना होता है तो एलएचबी में 6.33 टन होता है, जबकि आईसीएफ में 6.2 टन होता है। एसी का और नॉन एसी का 5.9 टन होता है। इस तरह करके आप लोग जब याद करेंगे नोट्स तैयार करेंगे तो बहुत ही अधिक याद होगा। ये सब याद करने का तरीका है, इसलिए मैं कहता हूं कि मुझसे जुड़िए, हम देखिए कैसे आप लोग को याद कराते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है, आपने स्टूडेंट लाइफ में कभी नहीं पढ़ा इसको। स्टूडेंट लाइफ में हम लोगों ने नहीं सब पढ़ा, ये सब नया चीज है, इसलिए उसको जैसे भी हो तैसे उसको रट करके हमको
मतलब कि याद कर लेना है। चलिए, मैंने बहुत बोल दिया, आगे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, हाँ, बोलते बोलते तो मुंह थक गया मेरा भैया, पानी की आवश्यकता है, लेकिन हम तो एकदम क्लोज हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आईसीएफ टैली में किस भाग का उपयोग, देखिए इसको हम रेड कलर कर दिए हैं इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रैग लिंक का यहाँ पर प्रयोग नहीं होता है आईसीएफ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यह पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबा हो गया मेरे भाई, अब थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे। आईसीएफ सिरे पर ट्रॉली की पट्टी क्या दर्शाता है? आईसीएफ जो देखते हैं उसके पीछे वाला पट्टी जब देखिएगा, कोच जो देखिएगा तो उसके पीछे में देखिए इस तरह क्रॉस जो है पीला पट्टी जो है रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एंटी टेलीस्कोपिक, मतलब कि इसके पीछे कोई कोच नहीं है। ठीक है, हम अब चलते हैं थोड़ा सा तेजी में, बहुत वीडियो लंबा हो रहा है। आईसीएफ कर रहा है कि एसी आईसीएफ 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 कोच के कितनी इमरजेंसी विंडो होता है? चलिए, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये तो सभी लोग देखते हैं कि आईसीएफ एसी कोच हो या नॉन एसी, सब में 4 गो ही इमरजेंसी खिड़की होता है। ठीक है ना, इमरजेंसी खिड़की 4 होता है, 2 गो इस साइड होता है, 2 गो उस साइड होता है। चलिए, यहाँ पर है कि एफआरपी से क्या समझते हैं? तो एफआरपी का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब होता है फाइबर रेनफोर्सेड प्लास्टिक, जो बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, आईसीएफ में जो पहला आईसीएफ में देखते होगा अंदर में पलाई सब लगाया रहता था, लेकिन जब एलएचबी में आप जाते हैं, बैठते हैं, सफर करते हैं, तो देखते होगा उसके रूफ में या साइड में कितना एकदम चिकना सा लगा रहता है, एकदम एकदम जो है जरा सा भी रूखर नहीं होता है। ठीक है ना, तो वही एफआरपी है, फाइबर एनफोर्सेड प्लास्टिक। ठीक है, जो फायर रिटार्टेड है, रिटार्टेड का मतलब अग्निरोधी है, जल्दी जलेगा नहीं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है कि आईसीएफ बफर प्लंजर बना होता है, तो आईसीएफ बफर प्लंजर जो है कास्ट स्टील का बना होता है। आईसीएफ में जो देखते हैं यहाँ पर बफर जो होता है यह किसका बना होता है? तो यह जो है कास्ट स्टील का बना होता है। और क्वेश्चन एक और पूछ देता है इसे कि इसका दया कितना होता है? तो 457 mm होता है। ठीक है, और बफर का अंदर में स्ट्रोक कितना होता है? आप थोड़ा कमेंट सेक्शन में दीजिए, आपके ऊपर भी कुछ छोड़ते हैं। ठीक है, और इसका बफर प्रोजेक्शन अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो अधिकतम, अगर बफर प्रोजेक्शन अगर पूछता है तो मारेंगे अधिकतम बफर प्रोजेक्शन तो 635 mm। न्यूनतम अगर पूछता है बफर प्रोजेक्शन तो आपको 584 mm। ठीक है, और शॉर्ट केस क्वेश्चन आता है, शॉर्ट केस में बफर प्रोजेक्शन, जहां जिस क्वेश्चन में शॉर्ट केस अगर लगा रहता है तो वहां पर हो जाएगा 456 mm। ठीक है, जिस क्वेश्चन में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जिस क्वेश्चन में बफर प्रोजेक्शन में शॉर्ट केस लगा रहे तो 456 मारेंगे, अधिकतम लगा रहे 635 मारेंगे, न्यूनतम लगा रहेगा तो 584 मारेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बफर प्रोजेक्शन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आपको मैं बता देता हूँ। वही क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है टू द पॉइंट, वही मैं पीडीएफ देता हूँ या क्वेश्चन मैं सेट करता हूँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है। बताने के लिए, समझाने के लिए तो बहुत है, घंटों बताएंगे, दिन भर बताते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, अधिकतम 635 या अधिकतम बफर प्रोजेक्शन, बफर प्रोजेक्शन अधिकतम पूछे 635, न्यूनतम पूछे 584, शॉर्ट केस में बफर प्रोजेक्शन अगर पूछता है तो 456। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? बफर वाला। 37, ट्विन पाइप सिस्टम में कितने एंगल कॉक लगे रहते हैं? तो ट्विन पाइप सिस्टम का मतलब होता है बीपी एंड एफपी। मान लेते हैं कि यह आपका कोच हो गया, तो यहाँ पर देखते हैं कि एयर होज लगा रहता है जो आपको आंख से दिखाई देता है, बाकी अंडर फ्रेम में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन बाहर देखते हैं कि 2 ठो एयर होज लगा रहता है। ठीक है, तो कहता है कितने एंगल कॉक लगे रहते हैं? तो इसमें एक होता है बीपी का और एक होता है एफपी का। ठीक है, तो बीपी का जो होता है वह ग्रीन कलर से होगा, एफपी का जो होगा व्हाइट कलर से होगा। ठीक है, उसका कट ऑफ एंगल कॉक। ठीक है, लिखा है ट्विन पाइप सिस्टम में कितने एंगल कॉक लगे रहते हैं, यानी कट ऑफ एंगल कॉक है। ठीक है ना, यहाँ पर कट ऑफ छोड़ दिया है, कट ऑफ एंगल कॉक। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है, इसका हैंडल इस टाइप से लगा रहता है। जब खुली क्वेश्चन आता है, जब खुली पोजीशन में, खुली का मतलब इसमें एयर जब खुला हुआ है तो उस पोजीशन में इसका हैंडल कैसा होगा? तो यह पाइप के समानांतर होगा, अर्थात पैरेलल होगा। ठीक है, तो वही इसी कट ऑफ एंगल की जब इसको हम नचा देंगे, वर्टिकल कर देंगे आगे पीछे, यानी कर देंगे लंबवत हम कर देंगे, तो यह बंद हो जाएगा।
कट ऑफ एंगल कर्व को, ठीक है ना। तो वहीं पूछा है कि कट ऑफ एंगल कर्व कितने लगे रहते हैं, तो एक साइड में बीपी पर एक और एफपी पर एक, ठीक है। अर्थात यहाँ पर एक साइड में दो, तो दोनों साइड मिला करके कितना हो जाएगा, दो दो चार, यानी कुल कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। चार कट ऑफ एंगल कर्व लगा रहता है मेरे भाई, ठीक है, जो आपको सी नंबर में दिया है। तो यहाँ पर मैंने सी 4 पढ़ करके आगे निकल जाते, वीडियो लंबा नहीं होता, लेकिन ये सब बताए तो आप भी तो समझे, थोड़ा इस बात को समझिए। अब वीडियो लंबा है तो क्या हुआ, आपको जानकारी से मतलब है। चलिए, कह रहा है चार्जिंग पोजीशन के दौरान सहायक जलाशय का वायु दाब कितना है। तो सहायक जलाशय मतलब कि एक्जुलरी रिजर्वायर अर्थात एआर, ठीक है, एक्जुलरी रिजर्वायर। तो एक्जुलरी रिजर्वायर देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं एफपी, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बीपी, बीपी एंड सीआर, ठीक है। तो एफपी एंड एआर का प्रेशर जो है आपका 6 केजी होता है, 6 केजी पर सीएम स्क्वायर, ठीक है। और बीपी एंड सीआर का प्रेशर जो है 5 केजी पर सीएम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमको कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एफपी के द्वारा ही एआर चार्ज होता है, ठीक है। तो जब एफपी का प्रेशर 6 केजी होगा तो एआर का भी प्रेशर आपका 6 केजी हो जाएगा, जो आपको सी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कट ऑफ एंगल कर्व को फिट किया गया है, कट ऑफ एंगल कर्व को फिट किया गया है। तो अभी हमने बताया कि कट ऑफ एंगल कर्व बीपी एंड एफपी दोनों पर फिट किया गया है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या है कि पारंपरिक एयर ब्रेक सिस्टम में सिलेंडरों की संख्या, देखिए पारंपरिक, ठीक है, यानी कन्वेंशनल एयर कह रहा है, यानी पुराने जो होते थे बोगी, उसमें मैं यहाँ पर तो मैं आपको यहाँ पर यही एक बात कहूंगा कि आप अपने गूगल पर कन्वेंशनल बोगी या पारंपरिक एयर ब्रेक सिस्टम या बोगी सर्च कीजिएगा बोगी, तो आपको मतलब कि इमेज सामने आपको आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो इमेज आप देखिएगा वह बोगी ही कुछ अलग ढंग का होता है, या यूआईसी भी चेक कीजिएगा, यूआईसी, ठीक है, तो भी आ जाएगा। इसी को पारंपरिक या कन्वेंशनल बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें दो ही होता है, ठीक है ना, दो ही होगा। जबकि आईसीएफ में जो है एक कोच में, एक बोगी में दो, तो कोच में 4 सिलेंडर हो जाता है, कथी में, कोच में। और एलएचबी में जो है 8 हो जाता है सिलेंडरों की संख्या, ठीक है। और इसमें जो है कन्वेंशनल में आपको 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोचिंग ट्रेन में ब्रेक पाइप का रंग क्या होता है। अभी हमने बताया कि बीपी का रंग जो है हरा होता है और एफपी का जो है सफेद होता है, ठीक है ना। बीपी का ग्रीन होता है और एफपी का जो है सफेद होता है, ठीक है। कोचिंग ट्रेन में फीड पाइप का रंग कैसा होता है, अभी हमने बताया सफेद होता है। चलिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43। हर कोच में अंडर फ्रेम माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम में कितने डॉट कलेक्टर लगे रहते हैं। डॉट कलेक्टर अर्थात इसको हम डीसी बोलते हैं, ठीक है, डीसी डॉट कलेक्टर है, ठीक है। तो डीसी के बारे में मैंने एक बात बता दूं कि डीसी को ब्रेकिंग सिस्टम का हृदय कहा जाता है या किडनी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि ब्रेकिंग सिस्टम का हृदय या किडनी किसे कहा जाता है, तो डीसी को कहा जाता है, अर्थात डॉट कलेक्टर को कहा जाता है। तो उसको डीसी को हृदय या किडनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि हृदय और किडनी का काम है, हृदय का काम है कि आपके हवा को छान करके देना अपने फेफड़ा को, मतलब कि, या किडनी का काम है कि ब्लड को छान करके अपने शरीर में सप्लाई करना। ठीक उसी प्रकार डीसी जो है हवा को छान करके तब डीबी को देता है, इसीलिए इसको किडनी या हृदय कहा गया है, ठीक है। तो कहने का हमको मतलब यह है कि अब ये तो आपके क्वेश्चन में जे क्या हर कोच में अंडर फ्रेम में कितने लगे रहते हैं, कितने, तो यह 2 की संख्या में लगा रहता है, ठीक है, 2 की संख्या में। लेकिन यह पहले इसके बारे में जान गए, तो हमने बताया। तो डीसी को ये कहते हैं और एक होता है डीबी। तो डीबी को हम ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड यानी दिमाग कहते हैं, दिमाग। डीबी को ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड कहते हैं और डीसी को है ब्रेकिंग सिस्टम का हृदय या किडनी कहा जाता है। डीबी को माइंड कहा जाता है इसलिए कि इसी के दिमाग से ही पूरा, मतलब इसी के द्वारा ही सब ब्रेक लगता है या जो भी कुछ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कट ऑफ एंगल कर्व का हैंडल खुली स्थिति में, अभी हमने ऊपर समझाया कि कट ऑफ एंगल कर्व का खुली स्थिति जब रहेगा तो पाइप के क्या होगा, समानांतर होगा, ठीक है, अर्थात पैरेलल होगा। जब यह बंदी स्थिति में होगा तो मतलब इधर उधर, मतलब 90 डिग्री पर कर देंगे, मतलब तो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, तो कट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखा है कि एस-सी-टी-आर से क्या समझते हैं? तो एस का मतलब सिंगल, सी मतलब कार, टी माने सिंगल कार टेस्ट रिंग, माने टी माने टेस्ट, ठीक है। और इसी के जगह पर लिख देता है SWTR, ठीक है, यानी सिंगल वैगन टेस्ट रिंग। तो यह जो हो गया आपको गुड्स के लिए हो गया, यानी वैगन के लिए हो गया SWTR यानी सिंगल वैगन टेस्ट रिंग। और यह जो हो गया कोचिंग के लिए हो गया SCTR अर्थात सिंगल कार टेस्ट रिंग। समझ गए ना? तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, सिंगल कार टेस्ट रिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या करें कि विसी वेंट प्लग का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यह ब्रेक रिलीज के समय में इसका उपयोग किया जाता है। विसी वेंट प्लग का उपयोग ब्रेक रिलीजिंग के समय में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए इंजन से एक क्वेश्चन देखिए, यह इंजन का क्वेश्चन है, लोको से क्वेश्चन है। एक ही एक ऐसा क्वेश्चन है लोको से जो पूछता है, हमेशा पूछता है, इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। कि एमआर प्रेशर, एमआर का मतलब होता है मेन रिजर्वायर, ठीक है। एमआर का फुल फॉर्म हो जाता है मेन रिजर्वायर। तो मेन रिजर्वायर की क्षमता क्या कर रहा है, प्रेशर या पूछ रहा है, तो यह 8 से 10 kg पर cm स्क्वायर होता है। ध्यान में रखेंगे, लोको से एक यही क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है जनरली सभी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। तो एमआर प्रेशर जो है 8 kg से 10 kg होता है, ठीक है। और बीपी और एफपी का तो हम ऊपर से बताते ही आ रहे हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 48 में क्या कह रहा है कि एसएबी का कार्य क्या है, ठीक है। एसएबी का कार्य क्या है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है स्वचालित समायोजन विकसित करने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, यानी डेवलप करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि जो आपका ब्रेक जो होता है, ब्रेकिंग सिस्टम, उसको एडजस्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो है एसएबी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि एसएबी का फुल फॉर्म हो जाता है उठे पर है, देखिए थोड़ा माइंड से उतर रहा है। अच्छा फिर मैं माइंड पर आता है तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। यही सब बात है, कोई बात दिमाग पर फट, दिमाग पर, जैसे कि आप लोग भी जब एग्जाम देते हैं तो आपके ओठे पर रहेगा एकदम, सब दिमाग से वहां पर उतर जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर जो है आप छट्टा जाइएगा, ठीक है। तो वही सब बात है। तो इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए आ गया स्लैंग एडजस्टर बैरल। देखिए दिमाग पर ऑटोमेटिक आ जाता है स्लैंग एडजस्टर बैरल, इसका नाम है स्लैंग एडजस्टर, यानी एडजस्ट करता है बैरल, यानी आपके ब्रेकिंग सिस्टम का जो है ब्रेकिंग, जैसे मान लें यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ है तो यह ब्रेक को एडजस्ट करता है, ठीक है, यानी स्वचालित ऑटोमेटिक समायोजित करता है आपके ब्रेक को, ठीक है। ऑटोमेटिक जो है ब्रेक को समायोजित करता है, एडजस्ट करता है, ठीक है, स्लैंग एडजस्टर बैरल, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है। एसएबी का कहाँ प्रयोग होता है या कार्य है, तो स्वचालित समायोजित विकसित करने के लिए, ठीक है, अर्थात ब्रेक को समायोजन के लिए इसका एसएबी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कभी कभी मेरा भी क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाता है, शायद कभी कभी बोलते बोलते, मतलब कि जैसे कैसे अभी दिमाग पर नहीं आया था, ठीक उसी प्रकार बोलते बोलते शायद बोलने का क्या बोला जाता है, क्या कमेंट आने लगता है कि सर आप गलत बता दिए। लेकिन आपको समझना चाहिए कि लगातार जो 1 डेढ़ घंटा से लगातार बोल रहा है, इतने बोल रहे हैं, तो शायद कुछ बोलने का, ये नहीं कि आपको मैंने गलत बताया, मैंने अपने जान से सही ही बताया, लेकिन बोलने का क्या बोला गया क्या, ठीक है। अब आप कहिएगा तो उतना जल्दी जल्दी मत बोलिए, हमें धीरे ही बोलिए, तो धीरे बोलते हैं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो आप भी तो समझदार हैं, थोड़ा आप भी समझने का प्रयास कीजिए कि उस तरह हो जाता है, ठीक है ना। जान से कोई आदमी नहीं करता। चलिए डीबी समय पर यूज किया, बाकी डीबी को कब हम मतलब कि यूज करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह 5 साल या 6 लाख किलोमीटर हो जाएगा। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में 5 साल या 6 लाख किलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया कि डीबी को ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड कहा जाता है, जरूर लिख लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से जो पहले आ जाएगा 5 साल या 6 लाख किलोमीटर, तो हम उसका मतलब पीओएच करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है आईसीएफ में पानी की टंकी की क्षमता जो है कितना होता है। देखिए ये भी थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें आपको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना।
ध्यान दीजिएगा, पहले आंसर पर हम नहीं चलेंगे, पहले आप ध्यान दीजिए। आप कॉपी कलम रेडी कीजिए, मेरे आवाज को सुनकर लिखिए, ठीक है। ये बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन है, हमेशा आदमी कंफ्यूज कर जाता है। WRA, वाटर रेसिंग एप्टीट्यूड, इसका फुल फॉर्म होता है वाटर रेसिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो WRA, देखिए मेरे आवाज को सुनकर लिखिए, WRA की कुल पानी की टंकी की क्षमता, यानी WRA की कुल पानी की टंकी की क्षमता अगर पूछता है तो यहां पर मार देंगे हम 1800 लीटर, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन हो गया। 2 नंबर में आप लिखेंगे कि WRA सिस्टम में युक्त रूफ माउंटेड AC कोच की अंडर स्लग टैंक की क्षमता, ये आपने लिखा WRA सिस्टम में युक्त रूफ माउंटेड AC कोच का अंडर स्लैग टैंक की क्षमता अगर पूछता है, इस टाइप की अगर क्वेश्चन रहता है तो वहां पर आप 1600 लीटर मारेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है कि WRA सिस्टम की ओवर टैंक की क्षमता, अगर यह क्वेश्चन पूछता है कि WRA सिस्टम की ओवर टैंक की क्षमता अगर पूछता है तो यहां पर मारेंगे 200 लीटर। देखिए मेरे वीडियो को बैक करके फिर से अपना बार बार सुनकर समझें, फिर मैं क्वेश्चन पर चलता हूं। WRA की कुल पानी की टंकी अगर क्षमता पूछता है तो 1800, WRA सिस्टम में युक्त रूफ माउंटेड AC कोच की अंडर स्लैग टैंक की क्षमता कितना होता है तो 1600 लीटर, और WRA सिस्टम की ओवर टैंक की क्षमता कितना होता है तो 200 लीटर, ठीक है। ये तो आपने लिख लिया। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर लिख दिया कि ICF कोच की पानी की क्षमता, ठीक है। यहां पर आपने कुल नहीं मिलाया, क्वेश्चन में जो है कुल क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया आपके, ठीक है ना। तो यहां जो है जब कुल नहीं इंडिकेट किया है और ना ही इस क्वेश्चन में अंडर स्लैंग का जिक्र हुआ है, तो जिस क्वेश्चन में अंडर स्लैंग टैंक की अगर आ जाए, यहाँ पर लिखा है ICF कोच में WRA प्रणाली में युक्त रूफ माउंटेड AC कोच के अंडर स्लैंग टैंक की अगर पूछता आ जाए, यहाँ पर देखिए रूफ माउंटेड यानी रूफ में माउंट है, माउंट माने रूफ में है, रूफ के अंदर में माउंट है, उसके अंडर स्लैंग टैंक की क्षमता अगर कितना है तो वहां पर जब उस तरह आ जाए, अभी हमने बताया, तो जब रूफ में आ जाए, अंडर रूफ के अंदर में, छत के अंदर में, तो 1600 लीटर आप मारेंगे। लेकिन कुल पानी की टंकी की क्षमता अगर पूछ दे, WRA पानी की क्षमता अगर पूछ दे तो 1800 लीटर मारेंगे। क्यों मारेंगे? क्योंकि लास्ट में मैंने आपको लिखाया था कि WRA सिस्टम की ओवरहेड टैंक की क्षमता कितना होता है तो 200 लीटर होता है। तो 200 कैसे हो गया? तो आपको जो है क्या बोलते हैं, यहाँ 1600 जो लीटर है उसी में जो है 1600 में 200 लीटर प्लस हो गया, और हो गया कितना 1800 लीटर, ठीक है। या इस तरह भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि यह कोच होता है तो चारों कोनों पर जो टंकी होता है पानी का 400, देखिए यहाँ 450 लीटर का 4 टंकी होता है, जो 4 मतलब कि 1800 लीटर का कुल टोटल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है 50 लीटर जो इसमें जुटा है, इसमें 50 लीटर का जो है अलग, मतलब कि इमरजेंसी वाला जो है, तो इसमें कहीं इस तरह का आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा 50 में। आपको समझाने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन यही मिलता है केवल कि WRA सिस्टम की ओवर टैंक की क्षमता कितना होता है, तो वहां पर आप 200 मारेंगे। कुल पानी की टंकी क्षमता पूछता है तो 1800 मारेंगे, और अंडर स्लैंग रूफ माउंटेड अंडर स्लैंग अगर पूछता है तो 1600 मारेंगे। कितना मैं बोलूँ आपको समझाने के लिए, जो मतलब कि एकदम दिमाग मोटा से मोटा होगा आदमी वो भी समझ जाएगा, जहां तक हम जितना उस समय से चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो इतना चिल्लाने के बाद भी अगर आप लोग नहीं, मतलब कि याद होता है, पढ़ते हैं, एक क्या बोलते हैं, रिजल्ट नहीं होता है, तो समझिए कि बहुत लोग हैं कि एकदम लोग के कहे एथी में पढ़ करके फॉर्म भरे, चलिए देखते हैं क्या होता है, भरने के लिए भर दिया, जब पढ़ने आ गए तो एकदम उनका मतलब कि हम क्या थी कहें, बिल्कुल उनका मतलब कि आय बाय छूटने लगता है, ठीक है ना। ये बेकार फॉर्म भर देंगे, वो तो समझ ही नहीं आता है, ठीक है। तो जो जिसको समझ में आया है, तो ऐसे कैसे समझ में आया है, क्योंकि वो बार बार पढ़ा है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो भाई बिहार बोर्ड से पढ़े होंगे तो 5 क्लास में जो है
5 क्लास में उन्हें बरदराज का कहानी पढ़े होंगे। उसमें है कि करत करत अभ्यास जब जड़मति हो तो सुजान, करत करत अभ्यास जब जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात सील पर परत निशान। सील माने क्या होता है? तो सील माने पत्थर होता है। यानी वो बरदराज जो था, जब वो कुएं पर गया तो यहाँ पर जो सील जो रखा था, जिसमें रस्सी से कुआं में जो पानी से जिस निकाला जाता है, वहां पर रसरी जो बार बार जब आया आता जाता था तो उस सील पर निशान पड़ गया था, यानी पत्थर पर निशान पड़ गया था। रस्सी तो आप जानते हैं कितना मुलायम होता है, ठीक है, लेकिन एक सील पर यानी पत्थर पर बार बार जब उसको रगड़िएगा तो पत्थर भी घिस जाता है एक मुलायम रस्सी से, ठीक है। तो उस बरदराज वाले कहानी में यह लिखा हुआ है कि करत करत अभ्यास जब जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात सील पर परत निशान, यानी मुलायम रसरी के बार बार सील पर यानी पत्थर पर आने पर भी पत्थर जब घिस जाएगा तो यह बड़ी से बड़ी चीज को अगर हम उसको मुलायम यानी नॉर्मली से अगर बार बार उसको हम अगर पढ़ते हैं तो हमको क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं हमको याद होगा, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप बार बार उसको पढ़िए, देखिए, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में ही नहीं, दिन भर पढ़ते रहिए, देखिए आपको कैसे आता है। चलिए मैं वीडियो कहीं समाप्त करता हूं क्योंकि मैं बहुत आज बोल दिया। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अभी तक वीडियो में बने हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा, जिसका नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप मैसेज करके मुझसे जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या PDF प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे LDC JEE WMA MEMO या हेल्पर टू टेक्नीशियन के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।